Hello everyone. Today I am going to discuss the amendments which are applicable for June 2020 एग्जाम. जो जून 2020 में CS एग्जाम होंगे उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन टुडेज लेक्चर. अब कौन कौन से पेपर के अमेंडमेंट वही मैं पहले बता दूं. विच पेपर्स आई एम गोइंग टू अमेंडमेंट्स फॉर विच पेपर. पहले ये समझ लीजिए. आई एम गोइंग टू कवर द amendments for June 2020 exam. Now which papers? Number 1, capital market and securities laws, CMSL, old syllabus. Number 2, old syllabus executive program, security laws and capital market. That is SLCM, new syllabus executive program. मतलब दोनों पेपर में अमेंडमेंट सेम ही, क्योंकि काफी सारे टॉपिक्स कॉमन है. तो ओल्ड सिलेबस का कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज और दैट इज CMSL, और न्यू सिलेबस का सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट. ये जो अमेंडमेंट्स मैं आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा दोनों के लिए सेम अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं. तीसरा एक और पेपर जहां पे अमेंडमेंट्स जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे दैट विल बी रिलेवेंट फॉर द अनदर पेपर, दैट इज द corporate funding paper of CS Professional new syllabus. जो CS Professional के न्यू सिलेबस में थर्ड मॉड्यूल में पेपर है कॉर्पोरेट फंडिंग, वहां भी आपके आज के जो अमेंडमेंट्स हैं आज जो हम क्लास में लेक्चर में डिस्कस करेंगे दैट उस पेपर के लिए भी रिलेवेंट होगी. इसका मतलब बेसिकली जो अमेंडमेंट्स मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ द सेम अमेंडमेंट्स आर रिलेवेंट फॉर ऑल द 3 पेपर्स फॉर जून 2020 एग्जाम. कौन कौन से पेपर हैं? 1, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज, दैट इज CMSL, ओल्ड सिलेबस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम. सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट SLCM, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस. एंड कॉर्पोरेट फंडिंग पेपर दैट इज CS प्रोफेशनल न्यू सिलेबस. ये तीनों पेपर के लिए सेम अमेंडमेंट्स, मतलब आज के लेक्चर में वो तीनों पेपर के लिए रिलेवेंट होंगे, तीनों पेपर के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई होंगे. इज दैट ओके? नाउ अब अगला सवाल होता है अमेंडमेंट किस पीरियड के. अमेंडमेंट किस पीरियड के, ये भी आपको समझना है हम किस पीरियड के अमेंडमेंट कवर कर रहे हैं. आज की क्लास जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं, इस लेक्चर का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, यहां हम क्या कवर करने जा रहे हैं. ये इन दिस लेक्चर मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि साहब जो बच्चे ये अमेंडमेंट क्लास देखेंगे और इससे रिलेटेड जो नोट्स होंगे दे आर ऑलरेडी अपडेटेड, द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी अपडेटेड फॉर दिसंबर 2019 एग्जाम. मतलब दिसंबर 2019 में जो एग्जाम हुए थे, लास्ट एग्जाम जो हुए थे, उसके लिए आप ऑलरेडी मतलब उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज थी वो आप ऑलरेडी अपडेटेड हैं. और आप जानते हैं कि साहब ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक क्राइटेरिया है कि साहब एग्जाम से 6 महीने तक पहले तक के जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो एप्लीकेबल. इसका मतलब दिसंबर 2019 एग्जाम में 30 जून 2019 तक के जो अमेंडमेंट्स थे दे मस्ट हैव बीन एप्लीकेबल इन दिसंबर 2019 एग्जाम. मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि साहब क्योंकि उसके बाद की अमेंडमेंट की हम बात करेंगे, मतलब जो बच्चा ये पर्टिकुलर लेक्चर अटेंड कर रहा है
वो 30 जून 2019 तक की सारी अमेंडमेंट्स इन तीनों पेपर के लिए जो मैंने बताया, CMSL, SLCM एंड कॉर्पोरेट फंडिंग और प्रोफेशनल प्रोग्राम, इन तीनों पेपर की अमेंडमेंट 30 जून 2019 तक आप अपडेटेड हैं, मतलब दिसंबर 2019 के लिए आपने तैयारी कर रखी थी। अब मैंने बताया साहब मैं अमेंडमेंट कर रहा हूं फॉर विच एग्जाम, फॉर जून 2020 एग्जाम। तो फॉर जून 2020 एग्जाम हमें उसके आगे की अमेंडमेंट चाहिए। अगेन 6 महीने वाला क्राइटेरिया अगर हम लगाएं तो आप कह सकते हैं जून 2020 एग्जाम के लिए 31 दिसंबर 2019 तक के जो चेंजेस है, अमेंडमेंट्स है, दैट विल बी एप्लीकेबल इन जून 2020 एग्जाम। इसका मतलब जब मैं एजम्पशन लेके चल रहा हूं 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट्स आपको पता होंगे, तो मैं आज के लेक्चर में क्या कवर करने जा रहा हूं, द अमेंडमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस changes taken place from 1st of July 2019 to 31st of December 2019, ये आपके जून 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे। मतलब 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड्स चेंजेस अभी भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली 1 जून 2020 ऑनवर्ड्स, लेकिन वो चेंजेस आपके 1 जनवरी 2020 ऑनवर्ड जो चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस आपके जून 2020 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि यू नो दैट 6 महीने क्राइटेरिया एज पर द ICSI नॉर्म्स एंड ऑल दैट। तो मैं आज के लेक्चर में जून 2020 के लिए अमेंडमेंट आपको कवर अप कराऊंगा। उन बच्चों के जिन्होंने ऑलरेडी 30 जून 2019 तक के अमेंडमेंट्स कवर कर लिए हैं फॉर दिसंबर 19 एग्जाम, एंड उसके बाद के अगले 6 महीने के जो अमेंडमेंट्स हैं, दैट इज फ्रॉम 1st of July 2019 टू 31st of December 2019, इस पीरियड में जो चेंजेस अमेंडमेंट्स आए हैं which are going to be relevant for June 2020 exam, that is what I am going to cover in today's lecture। तो पहले आपको पता चला कि मैं किसके लिए अमेंडमेंट करा रहा हूँ, किस पीरियड की। एंड हाँ, जो बच्चा 30 जून 2019 तक ही अपडेटेड नहीं है एंड दिसंबर 19 के लिए आपने तैयारी नहीं की थी, तो उसको पहले वहां तक अमेंडमेंट्स अपडेट करनी चाहिए, फिर ये लेक्चर देखना चाहिए, बिकॉज मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट चेंजेस विच टुक प्लेस फ्रॉम 1st of July 2019 to 31st of December 2019, applicable for June 2020 exam। I hope this is clear to everyone। That is the agenda of today's class, today's lecture। तो पहले पता होना चाहिए हम क्या कवर करने जा रहे हैं। अब मैं आता हूं अमेंडमेंट्स पे। तीनों पेपर के लिए मैंने कॉमन अमेंडमेंट्स है, CMSL, SLCM एंड एज वेल एज द व्हाट वी कॉल द कॉर्पोरेट फंडिंग पेपर ऑफ द प्रोफेशनल प्रोग्राम। नाउ जो मैं अमेंडमेंट्स कवर करने जा रहा हूं, इन अमेंडमेंट्स में ही जो अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन अमेंडमेंट्स में एक बात आप ध्यान रखिएगा, मतलब एक चीज मैं बताने जा रहा हूं, एक कंसेप्ट पहले बताने जा रहा हूं, एंड वो कंसेप्ट एंड ज्यादातर मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स आप पढ़ेंगे, जो मैं आज के लेक्चर में कवर करूंगा और जो एप्लीकेबल आपके इन तीनों पेपर में फॉर जून 2020 एग्जाम, वो बाय एंड लार्ज, मैं बोला बाय एंड लार्ज, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हैं, बट बाय एंड लार्ज वो एक कंसेप्ट से जुड़ी हुई है। वो कंसेप्ट क्या है, लेट अस डिस्कस दैट। तो पहले मैं कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और उसके बाद में कंटेंट्स की साहब उसका इफेक्ट कहां पे किस किस लॉ में आपको आया है। तो पहले कंसेप्ट डिस्कस करते हैं एंड उस, क्योंकि मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स है इन तीनों पेपर में, SLCM, CMSL एंड कॉर्पोरेट फंडिंग, देयर एक्चुअली द अमेंडमेंट्स आर रिलेटिंग टू वन कंसेप्ट एंड व्हाट इज दैट कंसेप्ट, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट। पहले वो समझ लीजिए उस कंसेप्ट, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट्स, अमेंडमेंट्स एंड ऑल दैट वो आपको समझ आ जाएगा। देखिए वो हम बाद में बात करते हैं, पहले वो भी मैं पढ़ाऊंगा, बट पहले यू शुड अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट, जिसकी वजह से, वो नया कंसेप्ट की वजह से आपको द नंबर ऑफ लॉज हैव बीन अमेंडेड और जिसका इंपैक्ट आपके तीनों पेपर में आ रहा है। एक कंसेप्ट देखिए जो कैपिटल मार्केट लॉज में नया इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज द SR इक्विटी शेयर्स। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, SR इक्विटी शेयर्स। इसको बोलने के कई सारे तरीके हैं, इसको कई बार हम ऐसे बोलते हैं स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स। स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर, या कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं इक्विटी शेयर्स
with special voting rights या superior voting rights. Equity shares with superior voting rights. शॉर्ट में हम SR इक्विटी शेयर लिखते हैं with superior voting rights. दोनों तरह के बोलते हैं, इक्विटी शेयर, SR इक्विटी शेयर, स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर, ये भी बोलते हैं स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, और यही बोलते हैं इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स. मैंने पहले नाम का मतलब, नाम को फुल कैसे बोलते हैं, शॉर्ट में हम बोलते हैं SR इक्विटी शेयर. ये नया कंसेप्ट कैपिटल मार्केट लॉज में इंट्रोड्यूस किया गया. ये कंसेप्ट कैपिटल मार्केट लॉज में था नहीं, अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ. उसके अकॉर्डिंगली आपको कई सारे कैपिटल मार्केट लॉज में अमेंडमेंट आई है. वो क्या, पहले मैं इस कंसेप्ट को पूरा समझाया था, देखिए क्या ये क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश करना. अच्छा, एक सिचुएशन देखिए, लेट्स से एक स्टार्टअप है, स्टार्टअप कंपनी, और आप जानते हैं आजकल स्टार्टअप कंपनी है, गवर्नमेंट के भी जो गाइडलाइंस वगैरह हैं, नोटिफिकेशन क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंगली स्टार्टअप बोलते हैं जो मिली विच आर रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है. आजकल सारे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी बेस्ड, आप जानते हैं वो अलग अलग फील्ड से रिलेटेड, बट बेसिक इज बेसिकली टेक्नोलॉजी के बेस पे पूरा बिजनेस डेवलप हो रखा है. मान लिया एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इज अ स्टार्टअप कंपनी. ए मान लिया इसका प्रोमोटर या फाउंडर है. आप जानते हैं स्टार्टअप जो होते हैं, उसका जो प्रोमोटर फाउंडर होता है, कहते हैं उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका एक्यूमेन, उसके बेसिस पे पूरा बिजनेस सेटअप होता है. मान लिया एक स्टेज ये स्टार्टअप कंपनी क्रॉस कर गई, अब ये थोड़ा बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं. क्या उसके लिए फंड चाहिए? दे नीड द फंड्स, दिस कंपनी नीड्स द फंड्स. अब इसको फंड चाहिए. अगर ये फंड्स लाते हैं, जैसे मान लिया अगर ये कंपनी पब्लिक, जैसे अभी तक अनलिस्टेड कंपनी है, अगर ये आईपीओ लाती है तो होगा क्या कि लॉट ऑफ पीपल विल परचेज द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, क्योंकि पब्लिक इश्यू लिस्टेड हो जाएंगे. और एज ए रिजल्ट जो प्रोमोटर फाउंडर है उसका डायल्यूशन इन वोटिंग राइट, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो बाय एंड लार्ज सारे शेयर आप ही के पास हैं. अनलिस्टेड कंपनी आप जानते हैं प्रोमोटर फाउंडर का बाय एंड लार्ज. लेकिन अगर जब आईपीओ लाएंगे तो जो इतने सारे लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, तो प्रोमोटर फाउंडर का क्या होगा, डेल विल डायल्यूशन, क्योंकि वोटिंग राइट्स कम हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. कंपनी का टोटल कैपिटल बेस बड़ा हो गया, डायल्यूशन इन कंट्रोल और वोटिंग राइट्स. इसका प्रोमोटर फाउंडर का. लेकिन आप खुद सोच के देखिए, क्या ये प्रोमोटर फाउंडर इस चीज में इंटरेस्टेड होगा? नो. क्योंकि देखा जाए क्योंकि उसी के नॉलेज, उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे पूरा बिजनेस सेटअप हुआ है. तो कभी भी प्रोमोटर फाउंडर ये नहीं चाहेगा कि सब उसका कंट्रोल डायलूट हो जाए, या उसके वोटिंग कंट्रोल वोटिंग राइट्स के थ्रू आते, एक ही बात है, वो डायलूट वो नहीं चाहेगा. तो उसका एक तरीका क्या हो सकता है कि साहब हाउ टू रिटेन, मतलब आप एक तरफ पब्लिक से पैसा भी रेज कर लें, आप पब्लिक इशू भी ले आए, और एक तरफ आप कंट्रोल भी प्रमोटर के हाथ में हो, and you don't want to lose, मतलब you want more than 50% voting right control in your hand, something like that. वो आप कैसे, इसका एक तरीका क्या हो सकता है? अपने कंपनी लॉ में कंसेप्ट पढ़ा है इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, पढ़ा ना, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स. जहां पे आप सेम पेड अप अमाउंट पे राइट्स में वेरिएशन कर सकते हैं, किसी की वोटिंग राइट कम, किसी की वोटिंग राइट ज्यादा. तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि साहब प्रमोटर जो फाउंडर है उसको हम बहुत सारे ऐसे इक्विटी शेयर इशू कर दे बिफोर द आईपीओ, और जिसपे बहुत हाई वोटिंग राइट्स है इन कंपेरिजन टू द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, या ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बोल सकते हैं. ऑर्डिनरी मीन जहां पे कोई स्पेशल राइट वाली बात नहीं है, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर बोल सकते हैं, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स. उसके कंपेरिजन में प्रमोटर फाउंडर को हम ऐसे इक्विटी शेयर इशू कर दे जिसपे वोटिंग राइट बहुत हाई है, बहुत हाई है. तो उससे क्या होगा कि सब भले प्रमोटर और फाउंडर के पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टोटल इक्विटी कैपिटल में बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता है कंपनी के टोटल इक्विटी कैपिटल में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर प्रमोटर फाउंडर का सिर्फ 30% शेयर या 20% शेयर, 20% शेयर है,
लेकिन टर्म्स ऑफ वोटिंग राइट्स वोटिंग राइट 60% है। क्यों? हमने वहां पर वोटिंग राइट बहुत ज्यादा दे रखे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर चैलेंज क्या है? एकदम उससे क्या होगा कि आप आईपीओ भी ले आइए, बड़े स्केल पे भी आप फंड्स रेज कर लिए, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ शेयर कम है बट वोटिंग राइट या कंट्रोल प्रमोटर के पास फिर भी है। लेकिन इसमें एक इश्यू है, वो क्या? मैं पूरा एक पहले बैकग्राउंड समझा रहा हूँ कि साहब कहाँ पे दिक्कत आ रही थी इंडस्ट्री में, एंड जिसकी वजह से अमेंडमेंट्स आई, जिसकी वजह से कंसेप्ट मैंने बताया एसआर इक्विटी शेयर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया इन द कैपिटल मार्केट लॉ। अब देखिए क्या चीज है, ये जो इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट्स का जो कंसेप्ट है, कंपनीज एक्ट में तो आप जानते हैं ये अलाउड है। इनफैक्ट न्यू कंपनीज एक्ट छोड़िए, कंपनीज एक्ट 2013 उसमें तो है ही है। इवन ओल्ड कंपनीज एक्ट में भी इट वाज इंट्रोड्यूस आई थिंक इन द ईयर 2000। इन द ईयर 2000 ये कंसेप्ट आ गया था इक्विटी शेयर डिफरेंशियल राइट। इन द ईयर 2000 द कंपनीज एक्ट 1956 वाज अमेंडेड एंड उसके थ्रू इंट्रोड्यूस हो गया था। इसका तो एक कंसेप्ट कंपनी लॉ में तो है ही है, लेकिन एक बात बताऊं, कैपिटल मार्केट लॉज में कंसेप्ट नहीं था, रादर अलाउड ही नहीं था। तो सोच के देखो, जब कैपिटल मार्केट लॉज में अलाउड ही था कंपनी की इक्विटी, मतलब एक लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, ये कंसेप्ट ही नहीं था, अलाउड ही नहीं था, प्रोहिबिटेड था। एक लिस्टेड कंपनी कांट हैव द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, एंड यू नो दैट कैपिटल मार्केट लॉज कैन ऑलवेज मेक कंपनी एक्ट स्ट्रिंजेंट। पर कंपनी एक्ट अलाउ करता है, आप अलाउ नहीं कर, आप स्ट्रिंजेंट ही तो कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट लॉज कैन ऑलवेज मेक द कंपनी एक्ट स्ट्रिंजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक पोजीशन ये थी, कंपनी एक्ट में अलाउड था, कैपिटल मार्केट लॉज में अलाउड नहीं था। इनफैक्ट कैपिटल मार्केट लॉज में ये भी लिखा हुआ था क्या, कि मान लीजिए एक अनलिस्टेड, इसका मतलब आप पूरी सिचुएशन समझिए, मान लीजिए एक स्टार्टअप कंपनी है, अनलिस्टेड है, जब तक आप आईपीओ प्लान नहीं करते तब तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं कि साहब प्रमोटर अपने पास थोड़े से शेयर भी रख ले, लेकिन इक्विटी शेयर भी डिफरेंशियल राइट, वोटिंग राइट बहुत हाई है, हाई सुपीरियर वोटिंग राइट, और बाकी आप और लोग से, कुछ लोगों से प्राइवेट प्लेसमेंट करके शेयर इशू करके फंड रेज कर लें, आपके नंबर ऑफ शेयर कम है, प्रमोटर फिर भी कंट्रोल आपके बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी एक्ट तो अभी तो आप अनलिस्टेड हैं, अभी तक कैपिटल मार्केट लॉज आप पे अप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन नाउ लेट्स से, अगर ये तो अभी तक से, अभी तो कोई, लेकिन जैसे मान लीजिए वो अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ प्लान करे, तो आईपीओ प्लान करते हैं क्या होगा, आईपीओ लाते आप क्या बन जाएगा, लिस्टेड। आप सब जानते हैं पब्लिक इशू, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहला पब्लिक इशू, और इमीडिएटली लिस्टेड हो जाएंगे। और कैपिटल मार्केट लॉज ये अलाउ नहीं करते कि लिस्टेड कंपनी की इक्विटी शेयर भी डिफरेंशियल है, तो वहां एक चैलेंज आ रहा है। इनफैक्ट एक बात और लिखी हुई थी कैपिटल मार्केट लॉज में, अगर एक कंपनी अनलिस्टेड कंपनी आईपीओ ला रही है और उसके पहले से उसने अगर अपने प्रमोटर या फाउंडर को इक्विटीज पे डिफरेंशियल राइट इशू कर रखे थे पहले से, जब आप अनलिस्टेड है, पॉसिबल है, कोई कंपनी एक तो अलाउ करता है, तो वो वाले इक्विटी शेयर पे डिफरेंशियल राइट जो पहले से आपने इशू कर रखे हैं वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स ऑटोमेटिकली, जैसे आईपीओ लाएंगे। बिकॉज एज ए लिस्टेड कंपनी आपको इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशू करना अलाउड नहीं है, और जो पहले से भी इशू कर रखे हैं आपने वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। ये भी कैपिटल मार्केट लॉज में लिखा हुआ था कि साहब वो भी किस में कन्वर्ट हो, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स में। मतलब आपके प्रमोटर फाउंडर कैन नॉट होल्ड द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। अब देखिए आप, ये जो सारा मैंने पूरा बैकग्राउंड बताया, तो सोच के देखो, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, अगर एक स्टार्टअप कंपनी जब तक अनलिस्टेड है ठीक है, लेकिन अगर जैसे वो आईपीओ प्लान करेगी, ऑब्वियसली आप एक स्टेज के बाद आप चाहते हैं कि हम थोड़ा बड़े लेवल पे जाएं, हम पब्लिक इशू लाएं, हम बड़े एंड मोर पीपल गुड शुड नो अबाउट अस, हम ज्यादा लोग से फंड रेज करें। क्या वहां पे कंपनी के प्रमोटर फाउंडर को दिक्कत आ रही थी कि जैसे आप ये आईपीओ लाएंगे तो आपके पहले से भी जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट इशू होगा वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स में। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, उसका इंपैक्ट ये होगा कि साहब आप अब आपके कम नंबर ऑफ शेयर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लिया प्रमोटर के पास कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटी आफ्टर द आईपीओ अगर सिर्फ 30% शेयर्स हैं, 30% शेयर्स इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो आपका 30% ही वोटिंग राइट होगा। डोंट यू लॉस द कंट्रोल, यू लॉस द कंट्रोल ओवर द कंपनी। एंड ये एक चैलेंज आ रहा था कि साहब बहुत सारी स्टार्टअप कंपनी दे आर प्लानिंग फॉर द आईपीओ बट दे आर फेसिंग दिस ट्रबल कि साहब हम आईपीओ भी लाना चाहते हैं एंड प्रमोटर फाउंडर कंट्रोल नहीं लूज करना था। लॉजिकल भी सारा बिजनेस तो उसी का आइडिया है, उसी का ब्रेन है, उसी ने सोचा था कि साहब ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ नया काम किया है, तो हम कैसे बोले नहीं साहब कंट्रोल छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ रही थी। उस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए आपको कैपिटल मार्केट लॉज हैव बीन रिसेंटली अमेंडेड, एंड जो अमेंडमेंट्स हमें डिस्कस करने जा रहा हूं, एंड अमेंडमेंट करके ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, एसआर इक्विटी शेयर। वही बेसिकली है स्पेशल राइट इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर पे सुपीरियर वोटिंग राइट। तो कह सकता हूं कि कंपनी एक्ट में जो इक्विटी शेयर पे डिफरेंशियल राइट्स हम बोलते हैं, क्या उसी चीज का सिमिलर कंसेप्ट कैपिटल मार्केट लॉज में क्या नाम दे दिया,
SR equity share और special rights equity share और equity share with superior voting rights and short में बोलते हैं SR equity share that is special rights equity share या equity share with superior voting rights। तो कह सकते हैं इसका जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट कंसेप्ट जो कंपनीज एक्ट में तो था, बट उसका पैरेलल कंसेप्ट कैपिटल मार्केट लॉज में नहीं था। तो वो पैरेलल कंसेप्ट कैपिटल मार्केट लॉज में क्या आ गया है, एसआर इक्विटी शेयर। अब एक लिस्टेड कंपनी के एसआर इक्विटी शेयर हो सकते हैं, इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, प्रमोटर फाउंडर को आप इशू पहले से कर सकते हैं। अगर आप आईपीओ लाएंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर विद इक्वल में कन्वर्ट नहीं होंगे। ये अमेंडमेंट है, मतलब पहले आपको ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर मतलब अलाउड ही नहीं था, और पहले से इशूड वो भी किस में कन्वर्ट होते थे, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट में। बट अब ऐसा नहीं है, आप पहले से प्रमोटर फाउंडर को अगर आपने इशू कर रखे हैं, द प्रमोटर फाउंडर में कंटिन्यू टू होल्ड दोज शेयर्स, दे वर रिटेनिंग द कंट्रोल ओवर द कंपनी। आपका नंबर ऑफ शेयर्स कम है फिर भी कंट्रोल आपके, क्यों, आपके सुपीरियर वोटिंग राइट्स वाले इक्विटी शेयर्स हैं, एंड वो चलते रहेंगे, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन नॉर्म, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, उस हम पढ़ेंगे। बट आपको एक मैंने पूरा एक स्ट्रक्चर बताया कि सही एसआर इक्विटी शेयर क्या है, किस कारण से इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया इन द कैपिटल मार्केट लॉज, एंड उसके अकॉर्डिंगली चेंजेज आए। कैपिटल मार्केट लॉज की हम बात करते हैं, मेजरली दो जगह इसका इफेक्ट आया, मेजरली दो जगह इसका इफेक्ट आया, छोटे मोटे इफेक्ट और भी जगह आ सकते हैं, बट मेजरली दो जगह इसका इफेक्ट आया। एंड इस तरीके से आई होप आपको एक पूरा बैकग्राउंड मैंने समझा दिया, एसआर इक्विटी शेयर्स क्या हैं, एंड ये क्यों इस कंसेप्ट को कैपिटल मार्केट लॉज में इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि सिमिलर कंसेप्ट कंपनी लॉ में ऑलरेडी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, लेकिन एक्चुअली उसका पैरेलल एक्चुअली आपको कैपिटल मार्केट लॉ में नहीं था। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं भी आ रहे थे नहीं होने पे, लेकिन आपको स्टार्टअप कंपनी में दिक्कत आने लगी थी क्योंकि वो प्लानिंग फॉर द आईपीओ, वहाँ दिक्कत। इस कारण से इंडस्ट्री की नीड को समझते हुए एंड अकॉर्डिंगली द लॉज हैव बीन अमेंडेड, एंड इसके अकॉर्डिंगली ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, हम बोले जब कैपिटल मार्केट लॉज हैव बीन अमेंडेड thereby recognizing this concept which is similar to equity share with differential right but subject to certain condition। जैसे वहां भी तो पढ़ते हो कंपनी लॉ में, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट कंपनी इशू करती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल मार्केट लॉज में कहाँ चेंजेस है, देखिए मेजरली जो कैपिटल मार्केट लॉज में चेंजेस आया मेजरली दो जगह, एक सेबी issue of capital and disclosure requirements regulations 2018। एक तो यहाँ चेंजेस आए इस पर्टिकुलर लॉ में, जिसको शॉर्ट में मतलब आईसीडीआर रेगुलेशन। पहले तो आप जानते सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 थे, अब उसकी जगह 2018 आ गए। उसके इस 2018 रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट है रिगार्डिंग द स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स। नंबर 2, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015। तो शॉर्ट में बोलते सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। सेबी, एक तो सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एंड एक सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। इन दोनों लॉज में इस कंसेप्ट की वजह से, एसआर इक्विटी शेयर की वजह से अमेंडमेंट आए हैं, एंड अब ये कंपनीज के हो सकते हैं लिस्टेड कंपनी के, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। उस कॉन्टेक्स्ट में हम इन दोनों लॉज में क्या चेंजेस हैं दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। आई होप आपको पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या होता है पहले एक पूरा बेस बताने से तो क्या था, अब हम कंटेंट्स पढ़ेंगे ये कहाँ क्या है, लेकिन कंटेंट पढ़ लिया सीधा पता नहीं चला है क्या एसआर इक्विटी शेयर, क्यों ये अमेंडमेंट लाई गई, कहाँ डिफिकल्टी आ रही थी, कहाँ इंडस्ट्री में। देखिए अगर हमारे एग्जिस्टिंग लॉज में कोई परेशानी नहीं है, एग्जिस्टिंग लॉ परफेक्टली इंडस्ट्री की, सोसाइटी की नीड को पूरा कर रहे हैं, तो वाई इज नीड ऑफ अमेंडमेंट। तो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग लॉज में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं ना कहीं सोसाइटी में, इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही, दैट इज द रीजन व्हाई इट शुड बी अमेंडेड, एंड अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स हुई हैं। तो मैंने इसलिए पहले बैकग्राउंड बताया कि सब स्टार्टअप कंपनी को दिक्कत आ रही, जो आईपीओ प्लान कर रहे थे, वहां प्रमोटर कंट्रोल लूज कर रहा था एंड ऑल दैट, उस कारण से कंसेप्ट, और उसका इफेक्ट दो लॉज में आया, एक सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एंड दूसरा सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। आई होप दिस क्लियर एवरीवन। अब मैं अमेंडमेंट, अच्छा इसलिए अगर चीज ध्यान हो, जब ये एसआर इक्विटी शेयर कंसेप्ट यहां इंट्रोड्यूस हुआ तो कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस, इसका इफेक्ट
कंपनीज एक्ट के अंदर भी इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट जो टॉपिक आप पढ़ते हैं वहां भी कुछ कुछ चेंजेस आए हैं, क्योंकि यहाँ जो चीज हमने अलाउ किया यहाँ पे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, यहाँ की कंडीशन और कंपनी के कंडीशन को अलाइन करना था, मैच कराना था। और वहां जो पहले से कंडीशन देगी कंपनी एक्ट के अंदर वो कुछ चीजें इससे मैच नहीं, अकॉर्डिंगली क्या हो यहाँ चेंजेस आए तो उसका इफेक्ट कुछ कंपनी एक्ट में भी है। अगर आपको ध्यान हो अभी रिसेंटली कंपनी लॉ के अंदर आपको जो इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट की जो कंडीशन है उसमें एक कंडीशन है कि कंपनी का कम से कम पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स होना चाहिए, वो कंडीशन हटा दी, तो वो कंडीशन यहाँ नहीं है। नंबर 2 आपको वहां से ये हटा दी क्योंकि अगर वहां वो कंडीशन होती और यहाँ नहीं है तो डोंट यू थिंक दोनों चीजें क्या होती, और स्टार्टअप कंपनी में पॉसिबल नहीं कि जरूरी नहीं, स्टार्टअप कंपनी कई बार लॉस में भी होती है, ठीक है, वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो दोनों, और वहां होती है कंडीशन यहाँ नहीं होती, तो इसका तो कैपिटल मार्केट लॉ उसको डाइल्यूट करा, वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा एक आता है 26% की एक लिमिट थी, इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट पोस्ट इश्यू इक्विटी कैपिटल का 26% ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन अब वो लिमिट दूसरे तरीके से कैलकुलेट होती है, दूसरे तरीके से, और उस कैलकुलेशन में 26 या 74% आ गया, यहाँ भी वही 74%, यहाँ 74% किया गया कैपिटल मार्केट लॉ में, तो उसका इफेक्ट कंपनी लॉ में भी है वहाँ, मतलब दोनों चीजों को अलाइन करें, क्योंकि पहले तो कैपिटल मार्केट लॉ में ये चीजें अलाउड ही नहीं थी, तो अलाइन क्या करना, अब अलाउ कर दी तो दोनों चीज दोनों लॉ के आपस में अलाइन होने चाहिए, तो उसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट कंपनीज एक्ट में भी आया है इन द टॉपिक इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। नाउ इज दैट ओके विद एवरीवन? नाउ वन बाय वन अब मैं अमेंडमेंट्स बताने जा रहा हूं। ये तो मैंने पूरा एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अच्छा एक और चीज, मैं यहां पे टॉपिक का नाम बताऊंगा, चैप्टर नंबर भी बता दूंगा कि चैप्टर नंबर क्या है, लेकिन मैं पेज नंबर नहीं बताऊंगा। क्यों? लेकिन क्योंकि सीएमएसएल जैसे ओल्ड सिलेबस का उसके अंदर पेज नंबर अलग होंगे, कंटेंट सेम है, कंटेंट सेम है, एसएलसीएम में अलग पेज नंबर होंगे, कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए कंटेंट सेम है। तो आपको जो नोट्स में दूंगा इनके, जैसे हर एक के अलग अलग नोट्स होंगे, सीएमएसएल के जो क्लास के नोट्स होंगे, एसएमसीएल एसएलसीएम के सबके जो अमेंडमेंट के नोट्स होंगे उनमें मैंने पेज नंबर अलग अलग डाल रखे हैं, तो वो आप उससे मिला के पढ़ेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा क्या। लेकिन मैं क्लास के अंदर पेज नंबर नहीं बोलूंगा कि उससे कंफ्यूज है किसका पेज नंबर, मैं एसएलसीएम का बोल रहा हूँ या सीएमएसएल का बोल रहा हूँ या कॉर्पोरेट फंडिंग का। हाँ, चैप्टर नंबर बता दूंगा, चैप्टर का नाम बता दूंगा, और जो नोट्स आपको अमेंड, ये तो लेक्चर है, लेक्चर के साथ जो नोट्स मिलेगा अमेंडमेंट के, उसमें तीनों के अलग अलग नोट्स होंगे, एसएससीएम के नोट्स अलग, कंटेंट सेम होगा, लेकिन सब में अकॉर्डिंगली पेज नंबर कस्टमाइज नोट्स होंगे अकॉर्डिंग टू दैट पेपर, नीड्स ऑफ दैट पेपर, तो उससे आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। तो आप अमेंडमेंट के नोट्स और साथ में लेक्चर मिला के पढ़ेंगे एकदम पूरी, इसलिए पेज नंबर बोलना कंफ्यूजन क्रिएट करे, दैट्स व्हाई मैं पेज नंबर नहीं बोलूंगा, चैप्टर का नाम बोलूंगा और चैप्टर का नंबर बता दूंगा क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो अमेंडमेंट लेने जा रहा हूं, दैट इज अमेंडमेंट्स इन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, इस लॉ में अमेंडमेंट, ये मैं बता दूं ये चैप्टर नंबर क्या क्या है ये बता देता हूं आपको। दिस इज द इन एसएलसीएम सिक्योरिटी लॉज कैपिटल मार्केट न्यू सिलेबस, इसमें दिस इज चैप्टर नंबर 4। नंबर 2 सीएमएसएल जो है आपका ओल्ड सिलेबस का कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, यहां पे ये चैप्टर नंबर 13 है। मैं सब कुछ लिख रहा हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नोट्स मिलेंगे, पेज नंबर वगैरह सब मिलेंगे, इसके नोट्स अलग होंगे, इसके नोट्स अलग होंगे, कंटेंट सेम होंगे, तो पेज नंबर वगैरह अलग अलग आपको। एंड तीसरा कॉर्पोरेट फंडिंग, इसका आपका चैप्टर नंबर कॉर्पोरेट फंडिंग के अंदर दिस इज चैप्टर नंबर 1। टॉपिक सेम है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 उसके अमेंडमेंट में कराने जा रहा हूं। सेम टॉपिक एसएलसीएम में चैप्टर 4 है, सीएमएसएल में चैप्टर 13 है, और कॉर्पोरेट फंडिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम का जो पेपर है न्यू सिलेबस का, इसमें चैप्टर नंबर 1 है। तो मैंने चैप्टर लिख दिया है, आपको पता लग जाए कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट, क्या अमेंडमेंट है, मैं सब बताने जा रहा हूँ। और नोट्स सबके अलग अलग मैंने कस्टमाइज कर दिए, जिससे कि आपको नोट्स के साथ मिला के पढ़ेंगे अमेंडमेंट के नोट्स, तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी। इधर ओके नाउ, तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2018। इस लॉ के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, एंड अभी देखो मैक्सिमम जो अमेंडमेंट्स हैं बाय एंड लार्ज 90% अमेंडमेंट ऑल कनेक्टेड विद द कंसेप्ट ऑफ एसआर इक्विटी शेयर, दैट इज स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर, जो मैंने डिटेल में कंसर्न समझाया,
या इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स। आई होप दिस क्लियर एवरीवन। देखिए तो सेबी आईसीडी रेगुलेशन के अंदर अमेंडमेंट देखिए, सबसे पहला अमेंडमेंट देखिए, आप जब सेबी आईसीडी रेगुलेशन पढ़ते हैं तो पहले फर्स्ट पेज पे आपको एक छोटी सी एक बात पहले नोट कर लें। पहले पेज फर्स्ट पेज पे एक आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द, फर्स्ट पेज स्टार्टिंग में एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेबी आईसीडी रेगुलेशन 2018 एकदम स्टार्टिंग में आता। एंड फर्स्ट पेज पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेबी आईसीडी रेगुलेशन, उसमें पॉइंट्स बने हुए किस किस चीज पे लॉ लगता है। उसमें जो लास्ट पॉइंट है जे, वो जो जे पॉइंट है उसमें पहले था एक कंसेप्ट था, उसमें लिखा हुआ है अ लिस्टिंग ऑन द, पहले होता था लिस्टिंग, पहले क्या होता था इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ये होता था पहले, बट ये कंसेप्ट अब खत्म हो गया। उसकी जगह क्या आ गया, उसमें लिखा ना कि साहब लिस्टिंग ऑन द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थ्रू एन इशू और विदाउट इशू, मतलब इशू के थ्रू है विदाउट पब्लिक इशू के। अगर आप सिक्योरिटी इशू करते हैं उसकी जो लिस्टिंग कराएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, उस पर भी लॉ अप्लाई होगा। बट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये कंसेप्ट एबॉलिश कर दिया। इसकी जगह एक नया कंसेप्ट आ गया है इनोवेटर्स। ये सब एक्चुअली स्टार्टअप वगैरह के चक्कर में ज्यादा है। इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, इसलिए हो सकता है कि जो मेरे पहले के लेक्चर्स आपके पास हों उसमें ये टर्म मैं यूज कर रहा हूं, बट उसकी जगह नोट्स में आपको देखोगे बुक्स के अंदर ये आ गया इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। मतलब सिमिलर कंसेप्ट है बट इसका इम्प्रोवाइज वर्जन है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जगह क्या गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो देखो आपके बुक्स के या अमेंडमेंट के अंदर या आपकी जो अमेंडेड बुक्स है उसमें आपको इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म मिलेगा। एनीवे एक छोटी सी बात है, अब मेनली हम उस पर आते हैं। देखिए जो आईसीडी रेगुलेशंस के अंदर पहले हम बात करेंगे जो चेंजेस हैं आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें सबसे पहले आपका चेंज इन रेगुलेशन नंबर 6। इफ यू रिमेंबर, जब आईपीओ स्टार्ट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, आईपीओ को प्रोविजन, तो मैंने टॉपिक में पहले आईपीओ को प्रोविजन, फिर एफपीओ को प्रोविजन, फिर कॉमन प्रोविजन, फिर राइट्स इशू, ऐसे करके अरेंज किया हुआ है। तो उसे शुरू में आप देखोगे आईपीओ में दे रखा है एक आपका, मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और एंट्री नॉर्म्स। टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, कहां चेंज है फॉर एन आईपीओ, याद आ रहा है रेगुलेशन नंबर 6 आपकी बुक में देखना ये मिलेगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और एंट्री नॉर्म्स फॉर एन आईपीओ रेगुलेशन नंबर 6। और इसके लास्ट में ये टॉपिक जहां पे आपका खत्म हो रहा है, मतलब ये टॉपिक जो दे रखा है आपके बुक में वो एज इट इज सेम रहेगा, और साथ में उसके लास्ट में कुछ हेड। अब देखो जहां पे दे रखा है रेगुलेशन 6, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स से पहले और जहां मेन टॉपिक खत्म हो रहा है ना, ए बी सी डी 4 कंडीशन है, फिर इसलिए का इट में भी नोटेड डेट वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद एक चीज और ऐड हो जाएगी इंपॉर्टेंट टर्म से पहले, वो देख क्या, एंड दैट इज रिलेटिंग टू द, एंड लास्ट में मतलब ऐड हो जाएगा एडिशन इन द लास्ट। ठीक है, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट टर्म से पहले लास्ट में ये ऐड हो जाएगा। एंड ये जो ऐड किया कंप्लीटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या है एसआर इक्विटी शेयर। किसी कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसआर स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, उस कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है मैं पहले बता दूं। ये बोल रहा है कि अगर एक कंपनी, क्योंकि हम क्या, अगर आप आईपीओ ला उसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, एंट्री नॉर्म्स क्या है। अगर एक कंपनी आईपीओ ला रही है और आईपीओ से पहले अगर आपने अपने फाउंडर या प्रमोटर को एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं,
तब आप आईपीओ ला सकते हैं। आईपीओ जो लाएंगे वो नॉर्मल इक्विटी शेयर का लाएंगे, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स का। लेकिन आपने अगर पहले से अपने प्रमोटर फाउंडर को अगर एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं तो आप नॉर्मल इक्विटी शेयर का आईपीओ ला सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। वही आपको मैं बताने क्या कंडीशन है। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश करना, आपके बुक में जो पहले से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट या एंट्री नॉर्म्स में कंडीशन दे रखी है, इसका तो वो कंडीशन तो है ही है, वो तो कॉमन है। अब एडिशनल कंडीशन और लग जाएगी कब? अगर ऐसी कंपनी आईपीओ लाना चाहती है जिसने पहले अपने प्रमोटर या फाउंडर को एसआर इक्विटी शेयर इशू करी, जो पूरा मैंने कंसेप्ट समझाया वही स्टार्टअप कंपनी उस तरह कोई कंसेप्ट है। इसे अगर आपने पहले से अपने प्रमोटर या फाउंडर को एसआर इक्विटी शेयर नहीं इशू कर रखे, तब देखा जाए जो ये अमेंडमेंट जो आया उसका कोई यूज उस केस में नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कर रखे हैं तब भी आप ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, दैट इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स का आईपीओ ला सकते हैं। बट ऊपर की जो कंडीशन है ये तो चलेंगी जो बुक में ऑलरेडी आपके लिखे है, प्लस एडिशनल कंडीशंस भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड सब्जेक्ट टू दोज एडिशनल कंडीशन आप चाहें तो आईपीओ ला सकते हैं, अगर आपने पहले से एसआर इक्विटी शेयर अपने प्रमोटर या फाउंडर को इशू कर सकते हैं। कह सकते हैं कि अगर ये वाला केस है, द कंपनी विच प्रपोजेस टू कम अप विद आईपीओ, उन्होंने अगर पहले से अपने प्रमोटर फाउंडर को एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, तो उस केस में उनको एडिशनल कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी। एडिशनल बॉडी से लगा रहा हूं, ऊपर एंट्री नॉर्म्स तो दे रखे हैं, ये तो पहले इसको तो छेड़ा नहीं है, हमने कुछ ऐड करे, मैंने कहा एडिशन इन द लास्ट। एंड ये किस कॉन्टेक्स्ट में एडिशन है? अगर ऐसी कंपनी आईपीओ ला रही है जिसने पास्ट में अपने प्रमोटर फाउंडर को कैसे इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, एसआर इक्विटी शेयर, वही इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, तो वो कर सकती है, आईपीओ ला सकती है। आईपीओ जो ला रहे हैं किसका ला रहे हैं? इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट का, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन एडिशनल कंडीशन in addition to a condition which you already mentioned in your book in regulation number, as per regulation number 6. I hope समझ आ गया क्या? देखिए मैं पढ़ रहा हूं, देखिए क्या चीज है। इट में फर्दर भी नोटेड, अब उसे कंटिन्यू चल गया ना कि पहले तो वो 4 कंडीशन है, फिर लिखा हुआ इट में भी नोटेड दैट, जो आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसका एक पैराग्राफ और ऐड हो गया। इट में फर्दर भी नोटेड क्या? देखिए, दैट इफ एन इश्यूअर हैज इशूड, मतलब ऑलरेडी पास में इशू कर रखा है, एसआर दैट इज स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर टू हुम, टू इस प्रमोटर को, आगे ना, मतलब केस वही कि अगर आपने ऐसा इशू कर रखा है तब ये वाली बात एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं तो आप एप्लीकेबल ही नहीं होगी। द सेड इशूअर शैल बी अलाउड टू डू एन आईपीओ, उस इशूअर को, कंपनी को अलाउड होगा टू डू एन आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर ऑफ ओनली ऑर्डिनरी शेयर। इसका मतलब ऑर्डिनरी शेयर का मतलब वही इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, मतलब आईपीओ आप इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट, या आईपीओ आप एसआर इक्विटी शेयर का नहीं ला रहे हैं, आप एसआर इक्विटी से आपने अगर पहले से इशू कर रखे हैं, देन यू वांट टू कम आउट विद एन आईपीओ ऑफ इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। देखिए क्या लिखा, देन द सेड इशूअर शैल बी अलाउड टू एन आईपीओ ऑफ ओनली ऑर्डिनरी शेयर दैट इक्विटी विद इक्वल राइट फॉर लिस्टिंग ऑन द मेन बोर्ड, आप जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज मेन बोर्ड, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 ऑफ दिस रेगुलेशन। आप जानते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है, दे आर गिवन द चैप्टर नंबर 2 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2013। अगर आप अपने बुक में भी देखोगे, जहां आईपीओ स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे आईपीओ नीचे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके हेडिंग में लिखा होगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 किसका? ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। मतलब जो चैप्टर 2 के नॉर्म्स है वो तो सब फॉलो करना ही आपको आईपीओ के। ये एडिशनल एंड दिस क्लॉज, क्या मतलब हुआ? मैं फिर से पढ़ता हूँ। इट में फर्दर बी नोटेड इफ एन इशूअर हैज इशूड एसआर दैट इज स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर टू इस प्रमोटर फंड, ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, the said issuer shall be allowed to do an IPO of only ordinary share, that equity share with equal right, for listing on the main board, subject to the compliance with the provisions of chapter 2 of the regulation। मतलब IPO पे जो chapter 2 के प्रोविजन लगते हैं वो तो सब लगेंगे। and these clauses, and these clauses का मतलब जो लिस्ट में बताने जा रहा हूँ, क्या एक्स्ट्रा कंडीशन है, क्या एडिशनल कंडीशन है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रोविजन जो भी लगते हैं चैप्टर 2 के, तो लगेंगे आईपीओ वाले, साथ में ये भी लगेंगे अगर आपने पास में एसआर इक्विटी शेयर, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर अपने प्रमोटर फाउंडर को इशू कर रखे हैं, एंड नाउ यू आर कमिंग आउट विद एन आईपीओ ऑफ इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। देखिए क्या कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, the issuer shall be intensive in the use of technology, information technology, intellectual property, data analytics, biotechnology or nanotechnology to provide products, services or business platform with substantial value addition। मतलब बेसिकली टॉकिंग अबाउट वो जो इश्यूअर है, जो कंपनी है, वो आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस में है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूरा जो एसआर इक्विटी शेयर कंसेप्ट समझाया था, किससे? टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस, जो स्टार्टअप्स हैं
उनके कॉन्टेक्स्ट में बताया था, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इस लोगों को पहली कंडीशन ये, वो कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इनसे इट इन द बिजनेस ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड होना चाहिए। मतलब इनमें से किसी न किसी चीज से रिलेटेड आपका बिजनेस होना चाहिए, देन ओनली यू आर अलाउड टू यूज दिस प्रोविजन। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया था एक बात। सेकेंड कंडीशन, द एसआर शोल्डर। अच्छा, जो पहले से आपने फाउंडर प्रोमोटर को जो आपने शेयर इशू कर रखे हैं, वो एसआर शोल्डर, जो एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं, द एसआर शोल्डर शेल नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप हुज कलेक्टिव नेटवर्थ इज मोर देन ₹500 करोड़। ये क्या मतलब है? मान ली ये कंपनी एक्स लिमिटेड, ये मान लिया आईपीओ प्लान करी और इसने पहले अपने प्रोमोटर फाउंडर को एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं। अगर इस कंपनी का इशूअर का जो प्रोमोटर ग्रुप है, आप जानते हैं जब पब्लिक इशू आते हैं तो देखा जाए कंपनी के प्रोमोटर ग्रुप में कौन कौन आता है, उसकी कलेक्टिव नेटवर्थ किसकी, प्रोमोटर ग्रुप की, इज मोर देन 500 करोड़, 500 करोड़ से ज्यादा इसकी कलेक्टिव नेटवर्थ है। उस केस में इस कंपनी के आपके इस पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रोमोटर फाउंडर हैं, जिनको एसआर स्पेशलाइज्ड इक्विटी से चुका है, उसे आपको इस प्रोमोटर ग्रुप में काउंट नहीं किया जाएगा। ये क्या लिखा होता है, एसआर शोल्डर शैल नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रोमोटर ग्रुप उस कलेक्टिव नेटवर्क इज मोर देन, मतलब अगर कलेक्टिव नेटवर्क इतनी हाई है फिर उसे प्रोमोटर ग्रुप का पार्ट आपको मतलब बेसिकली उसे कंसीडर कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। दैट इज सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखिए, और इसी लिखा हुआ वाइल डिटरमाइनिंग द कलेक्टिव नेटवर्क, जो कलेक्टिव नेटवर्क निकालेंगे, द इन्वेस्टमेंट एसआर शेयरहोल्डर इन द शेयर्स इशू शैल नॉट बी। अच्छा देखिए, जो एसआर शेयरहोल्डर है, जो प्रोमोटर फाउंडर, इसने जिस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या वो भी इसकी नेटवर्क का पार्ट है? लेकिन उसे इस कलेक्टिव नेटवर्क में काउंट नहीं करेंगे, तो मैंने पहले से कंसीडर ही नहीं करना। थर्ड, द एसआर शेयर्स वर इशूड ओनली टू दोज प्रोमोटर्स फाउंडर हु हेल्ड एन एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द इशू कंपनी। अभी मैंने कहा है, बंदा कंपनी को अपनी मेहनत से, बोलते ना, अपनी मेहनत से आपने कंपनी को पूरा बिल्डअप किया है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन में तभी तो। अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में बाकी सारा प्रोफेशन देख रहे हैं, तब आपको क्यों कंट्रोल चाहिए, क्यों आपको एसआर इक्विटी शेयर इशू हो और फिर आपको ये, तो बोले ये सब फैसिलिटी तब अलाउड है कि अगर वो एसआर इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के अंदर प्रोमोटर के साथ साथ ही मस्ट बी होल्डिंग सम एग्जीक्यूटिव पोजीशन। जैसे कंपनी के आप प्रोमोटर फाउंडर, साथ में कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, पढ़ते ना कंपनी लॉ में, फुल टाइम डायरेक्टर है, मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर है, मे बी द होल टाइम डायरेक्टर है, सम। लेकिन अगर आप खाली पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोजीशन में, तब ये प्रोविजन अप्लाई। मतलब वैसी कंपनी ने अगर एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं या इक्विटी शेयर डिफरेंस है, वो आईपीओ ला नहीं सकती, लाएगी तो वो इक्विटी शेयर इक्वल लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं ना कन्वर्ट हो, तो क्या कंडीशन है कि वो जिसको भी आपने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं स्पेशल लाइट, वो आपको एक कंपनी में कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन में होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, ये सारी कंडीशन है, सब्जेक्ट टू दैट आप आईपीओ प्लान कर सकते हैं अगर आपने पहले से एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं। फोर्थ कंडीशन, अच्छा एसआर इक्विटी शेयर हमने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, मतलब अब नहीं इशू कर रहे हैं, मतलब हमने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, अब हम आईपीओ ला रहे हैं। आईपीओ तो हम ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इक्वल लाइट ला रहे हैं। तो पास्ट में आपने जब पास्ट में इक्विटी एसआर इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, जिसको हम कंपनी लोगों के साथ इक्विटी शेयर डिफरेंशियल लाइट बोल सकते हैं, ये जो इशू किए होंगे, तो उसमें कैसे इशू किए थे उसके बारे में कुछ कंडीशन देखिए। मतलब पास्ट में आपने कैसे किया था वो आप देखिए। द इशू ऑफ एसआर, कह सकते हैं आईपीओ से आप 2 महीने 4 महीने, कोई आईपीओ को ऐसा नहीं आज सोचा कर लिया है, इसकी हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो जैसे मान लिया आप आईपीओ आज मान लिया आईपीओ आप अगले 1 साल, अगले 6 महीने, अगले 1-2 साल में आप आईपीओ प्लान कर रहे हैं, तो आप अभी हो सकता है इस तरह से आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं विद डिफरेंशियल लाइट या ऐसा, बट उस समय आपको कुछ कंडीशन का ध्यान रखना है कि इन कंडीशन को फॉलो करते हुए इशू करें, सो दैट बाद में हमें इक्विटी शेयर का आईपीओ लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, द इशू ऑफ एसआर इक्विटी शेयर हैड बीन ऑथराइज्ड, वो हैड बीन मतलब ऑलरेडी इशू हो चुका है, हैड बीन ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास एट द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयरहोल्डर, मतलब आपका जो वो उसके लिए शेयरहोल्डर का हमने कौन सा स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर ध्यान से अगर आपको ध्यान हो, कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर डिफरेंशियल लाइट इशू करने से ओआर चाहिए, नहीं ये क्या बोला है एसआर चाहिए। मतलब आपने इस वाले केस के लिए अगर आप आईपीओ आगे प्लान करते हैं तो आपने जो इशू किए थे इट मस्ट बी होता है। अच्छा कहते थे कैपिटल मार्केट लॉस कैन मेक ऑलवेज कम स्ट्रिंजेंट, वहां ओआर से भी काम चल सकता है, लेकिन देखिए
जब तक आईपीओ नहीं ला रहे खाली ओआरवी कर लीजिए। ये तो तब है ना कि अगर आप आईपीओ के लिए आपने प्लानिंग की तो उसके लिए आप उसके कॉन्टेक्स्ट में आप पहले से ये एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, देन इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द अप्रूवल ऑफ द शेयरहोल्डर बाय पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड फिर बोला वेयर द नोटिस कॉलिंग फॉर सच जनरल मीटिंग, मतलब जिस जनरल मीटिंग में एसआर पास करना था उस जनरल मीटिंग का जो नोटिस था उस नोटिस के अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए। नोटिस तो नोटिस का एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होगा, उस एक्सप्लेनेटरी आते ना स्पेशल बिजनेस है एंड उसके अंदर सारी चीजें चाहिए उनसे क्या क्या। मैं पूरा पढ़ता हूँ। द इश्यू ऑफ एसआर इक्विटी शेयर हैड बीन ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयरहोल्डर्स ऑफ द इश्यूअर वेयर द नोटिस कॉलिंग फॉर सच जनरल मीटिंग स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर व्हाट ए द साइज ऑफ इश्यू ऑफ एसआर इक्विटी शेयर, मतलब कितने एसआर इक्विटी शेयर आप इशू करेंगे साइज, रेशियो ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ एसआर इक्विटी शेयर विद सर्विस द ऑर्डिनरी, मतलब ऑर्डिनरी शेयर जो होंगे इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट उसके कंपैरिजन में एसआर इक्विटी शेयर्स पे वोटिंग राइट 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 5 गुना होगा, वो बात भी नोटिस की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट बेसिकली आइडिया इज आप शेयर होल्डर को बुला रहे हैं एक पर्पस के लिए, तो शेयर होल्डर को हर वो बात बताइए जो उसके डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी कंडीशन आपको दे रखी है इधर। ओके नाउ देखिए ये इन दिस केस नाउ नेक्स्ट बोला और क्या नोटिस होना चाहिए, राइट्स एज टू डिफरेंशियल डिविडेंड्स इफ एनी, मतलब अगर डिविडेंड में भी कोई डिफरेंस किया है कि भाई वोटिंग रेट हमने आपका ज्यादा कर रहे हैं लेकिन हम डिविडेंड कम देंगे, तो वो भी आपको नोटिस के अंदर मेंशन होना चाहिए। जरूरी नहीं करें, मतलब इफ एनी लिखा हो भी सकता है और नहीं भी। अच्छा इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, जब आपने एसआर इक्विटी शेयर इशू किए थे उस समय तो आप आईपीओ उसके बाद आईपीओ ला रहे हैं, तो आपने हो सकता है उसमें डिविडेंड में भी कोई डिफरेंस किया होगा, हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन इफ एनी वो भी आपने नोटिस में मेंशन किया। लेकिन जैसे आप आईपीओ लाएंगे तो डिविडेंड में जो डिफरेंशियल का राइट्स होगा वो खत्म हो जाएगा। मतलब क्या होगा, जो भी डिफरेंस रहेगा ओनली इन द वोटिंग राइट्स, क्या रहेगा ओनली इन द वोटिंग राइट। मतलब जब आपने पास में इशू किया तो वहां आप डिविडेंड में भी डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में आईपीओ ले आते हैं तो डिविडेंड वाला डिफरेंस खत्म हो जाएगा, खाली डिफरेंस रहेगा ओनली इन द वोटिंग राइट्स। हमने क्या बोला, एसआर इक्विटी शेयर, स्पेशलाइज्ड इक्विटी शेयर या इक्विटी शेयर सुपीरियर वोटिंग राइट, हम सुपीरियर वर्ड से किसके साथ लगा रहे हैं, वोटिंग राइट के साथ। इस आप जब तक आईपीओ नहीं ला रहे तब तक आप वोटिंग राइट को बेटर कर सकते हैं, डिविडेंड राइट को कम कर सकते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन द मोमेंट कह सकते हैं जब पहले आप सब कुछ पहले जैसे अलाउड इन, अभी भी बोलते हैं साहब आप अगर आईपीओ कर लेते हैं तो उसके बाद जो डिफरेंस हो सकता है इन द राइट्स वो सिर्फ आपको वोटिंग राइट्स में हो सकता है, सिर्फ इसमें वोटिंग राइट्स हो सकता है, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी कॉल द डिविडेंड। लेकिन पास में हो सकता है, तो इसलिए जब आपने इशू किया था उस समय नोटिस में लिखा हुआ, लेकिन अभी आगे इसका इंपैक्ट आएगा कि जैसे आईपीओ लाएंगे तो डिविडेंड में राइट्स डिफरेंस खत्म हो जाएगा, डिविडेंड का राइट्स सब सारे शेयरहोल्डर का सेम होगा, खाली फर्क इसमें रहेगा ओनली इन द वोटिंग राइट्स, ओनली इन द वोटिंग राइट्स। नेक्स्ट, क्योंकि आगे आप कंफ्यूज हो जैसे मैंने पहले ही पॉइंट समझा दिया, सनसेट प्रोविजन विच प्रोवाइड फॉर अ टाइम फ्रेम फॉर द वैलिडिटी ऑफ सच। जैसे सनसेट का मतलब क्या है, आप ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई हम फिलहाल आपको इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट या एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद, इतने साल के बाद ये क्या होगा, इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, मतलब स्पेशल राइट खत्म हो जाएंगे, यू विल ट्रीटेड लाइक ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये बात भी आपके नोटिस के एक्सपेक्टेड, और ये भी सनसेट प्रोविजन क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये भी आप नोटिस में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट, मैटर्स इन रेस्पेक्ट विद एसआर इक्विटी शेयर वुड हैव द सेम वोटिंग राइट, लेकिन ये भी आगे आएगा। अच्छा, भले हमने एसआर इक्विटी शेयर इशू कर दिए, बट हम कुछ मैटर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इन मैटर्स में आपको, भले आप एसआर इक्विटी शेयर होल्डर हैं, आप एक स्पेशलाइज्ड इक्विटी शेयर होल्डर हैं, बट कुछ मैटर्स में आपके वोटिंग राइट सेम होंगे एज ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट। हाँ, बाकी चीजों में आपके वोटिंग राइट में डिफरेंस होगा, लेकिन कुछ चीजों में योर वोटिंग राइट्स विल बी एट पार विद द वोटिंग राइट, इवन इफ यू आर होल्डिंग एसआर इक्विटी शेयर, फिर भी आपके कुछ मैटर्स में, कुछ चीजों में आपके वोटिंग राइट सेम होंगे एज दैट ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। एंड ये सारी बातें नोटिस तो जाएगा जनरल मीटिंग का, एंड जहां पे ये रेजोल्यूशन पास करवाना है उससे रिलेटेड वहां पे ये सारी चीज आपको उसके नोटिस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होनी, मतलब हुई होंगी पास में, ये भी कंडीशन। तो आप कह सकते हैं कि जब आप आईपीओ अगर प्लान कर रहे हैं उससे पिछले 6-8 महीने में, साल भर में अगर ऐसे इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो आप ये सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप इक्विटी शेयर इशू करें, उसका नोटिस ड्राफ्ट करें, शेयर होल्डर की अप्रूवल एसआर से कराएं, स्पेशल रेजोल्यूशन से, न कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कोई कंपनी के हिसाब से ओआर से भी काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे एसआर की रिक्वायरमेंट क्या है, एसआर की रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट ये बोल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर 5, the SR equity shares have been held for a period of at least 6 months
प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब क्या हुआ? अच्छा, आप जानते हैं कि सब बुक बिल्डिंग मेथड से जब कंपनीज पब्लिक इशू लाती हैं, आईपीओ, एफपीओ वगैरह, तो उसमें शुरू में प्रोस्पेक्टस नहीं होता, क्या होता है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और जानते हैं सेबी को ड्राफ्ट रेड हेरिंग को DRSP ड्राफ्ट रेड, तो जिस दिन सेबी को हमने आईपीओ जो हम प्लान कर रहे हैं, तो आईपीओ से रिलेटेड जो हमने DRSP जिस दिन फाइल किया, उसके पिछले 6 महीने से कंटिन्यूअसली आपको प्रोमोटर मस्ट बी होल्डिंग दोस SR इक्विटी शेयर। मतलब ये नहीं कि आईपीओ से सिर्फ 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले आपने सुनो, मतलब कम से कम 6 महीने पहले आपको अलॉट हुए, तभी तो आप कंटिन्यू होल्ड करें। और पहले अलॉट हो तो और अच्छी बात है, 8 महीने पहले, 1 साल पहले। तो कंडीशन है SR इक्विटी शेयर must have been held for a period of at least 6 months prior to the filing of the red herring prospectus. Filing to whom? To the SEBI, you know that, draft red herring prospectus. Next बोल रहा है, next condition, the SR equity share shall have the voting rights in the ratio of minimum 2:1 up to a maximum 10:1 compared to ordinary shares, and such ratio shall be in whole numbers only. देखिए क्या मतलब है? मतलब एक तरफ अगर हम लिख लें इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, और एक तरफ लिख दें हम इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, या जिसको हम SR इक्विटी शेयर बोल रहे हैं, एक ही बात है। मतलब यहां पे अगर हम वोटिंग राइट जो भी दे रहे हैं, उसके कंपैरिजन में यहां पे मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स दे सकते हैं इन कंपैरिजन टू एग्जाम्पल। तो मान लीजिए एक इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट पर हम 1 वोट दे रहे हैं, तो एक इक्विटी शेयर पे डिफरेंशियल SR इक्विटी शेयर हम 2 भी दे सकते हैं एक इक्विटी शेयर पे, और चाहे तो 10 वोट तक भी ले आ सकते हैं। मतलब 2 से कम नहीं और 10 से अगर यहां पे 1 वोट दे रहे हैं, यहाँ पे 2 वोट हो सकता है, और यहाँ मैक्सिमम 10, मतलब 2 से लेकर 10 के बीच में कुछ भी आप कर सकते हैं। वो तो आपका रेजोल्यूशन में मेंशन हुआ कि हम कितने वोट देंगे, तो आप बोल सकते हैं कि साहब SR इक्विटी शेयरहोल्डर विल हैव द वोटिंग राइट्स 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, कुछ भी लिखते हैं, बट नॉट मोर देन 5 टाइम्स लीजिए, 7 टाइम्स, बट 11 टाइम्स नहीं लिख सकते आप, बिकॉज दैट इज मोर देन 10 टाइम्स। आप लिख लें 5 टाइम्स ऑफ द वोटिंग राइट्स ऑफ द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, और ये होल नंबर में होगा। होल नंबर का मतलब क्या है? 2 के बाद अगर आपको 2 टाइम्स कर सकते हैं 3, बट 2.5 टाइम नहीं कि भाई वहां के वोटिंग राइट 2.5 गुना आपको वोटिंग राइट, नो, नॉट, इट शुड बी होल नंबर, इट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन, इट शुड नॉट बी इन डेसिमल, इट शुड बी इन होल नंबर। इट मींस जो इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स पे वोटिंग राइट होगा, उससे आपका इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट पे वोटिंग राइट 2 गुना कम से कम और 10 गुना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। एंड ये फ्रैक्शन में होगा, शुड बी इन होल नंबर ओनली, शुड बी इन होल नंबर ओनली। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट ये बोल रहा है the SR equity shares shall have the same face value as the ordinary shares। मतलब बेसिकली दोनों की इक्विटी फेस वैल्यू, इसकी फेस वैल्यू और इसकी फेस वैल्यू दोनों की क्या होगी? सेम। फेस वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा, दोनों की फेस वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। द इश्यूअर शैल हैव ओनली 1 क्लास ऑफ SR इक्विटी शेयर। मतलब आपके स्पेशल राइट इक्विटी शेयर सिर्फ 1 क्लास के होंगे, ऐसा नहीं इस आपने कई सारे SR इक्विटी शेयर कई कैटेगरी के बना दिए। जैसे मान लीजिए एक कैटेगरी बना दी कि साहब ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से वहां पर 2 गुना वोटिंग राइट होगा, दूसरा बना दिया ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से 4 गुना वोटिंग। नो, एक पर्टिकुलर कंपनी के एक ही क्लास के SR इक्विटी शेयर होंगे, जो भी होंगे उसका वोटिंग राइट नॉर्मल इक्विटी शेयर से 2 गुना से लेकर 10 गुना के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही कैटेगरी होंगे। फिर बोला SR इक्विटी शेयर शैल बी इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर हैविंग द सुपीरियर वोटिंग। अब देखो क्या, ध्यान सुनो, अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट आया था कि जब ये इशू हुए थे पास्ट में टू द प्रोमोटर फाउंडर SR इक्विटी शेयर, तो उनके हम डिविडेंड राइट्स में फर्क कर सकते हैं, वोटिंग राइट तो ऑब्वियसली बेटर होगा ही होगा, SR इक्विटी शेयर का मतलब ये। लेकिन एक बार आप आईपीओ ले आए, उसके बाद जो पहले से SR इक्विटी शेयर आपने इशू कर रखे थे, उनका सिर्फ सुपीरियर राइट्स वोटिंग राइट में होगा, बाकी सब चीजों में इट विल बी एट पार विद इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। इससे तो पहले अगर डिविडेंड राइट्स में आपने कुछ कम भी कर रखा था, वो चेंज खत्म हो जाएगा, वो आईपीओ का इफेक्ट ये आएगा कि साहब वो चेंज खत्म हो जाएगा। नाउ इट विल बी एट पार विद एनी अदर इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट। ओनली डिफरेंस किसमें रहेगा? इन द सुपीरियर वोटिंग राइट्स, द सुपीरियर वोटिंग राइट। तो देखो इम्पैक्ट आ गया, पहले आपने भले इशू कर रखा हो, लेकिन आईपीओ लाते हुए चेंज आ जाएगा। क्या लिखा हुआ? SR इक्विटी शेयर शैल बी इक्विवेलेंट टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑर्डिनरी मींस इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, हर तरीके उनके बराबर हैं, एक्सेप्शन खाली क्या? फॉर हैविंग सुपीरियर वोटिंग राइट। तभी नाम है SR इक्विटी शेयर, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर विद स्पेशल सुपीरियर वोटिंग राइट। सिर्फ वोटिंग राइट सुपीरियर, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होगा। एंड लास्ट में SR इक्विटी शेयर का मीनिंग दे रखा, तो मैंने पहले बता दिया। SR इक्विटी शेयर मीन्स द इक्विटी शेयर ऑफ एन इशूअर हैविंग द सुपीरियर वोटिंग राइट
कंपेयर टू ऑल अदर इक्विटी शेयर इशूड बाय दैट इशूअर। एक इशूअर ने जितने भी इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं उनमें अगर कुछ इक्विटी शेयर के सुपीरियर वोटिंग राइट है इन कंपेयर अदर इक्विटी शेयर, देन दोज इक्विटी शेयर ऑफ दैट इशूअर विल बी कॉल्ड एज द एसआर इक्विटी शेयर। जो पूरा कंसेप्ट हमने इससे एक मतलब बेसिकली ये जो पूरा टॉपिक हमने पढ़ा, जो अमेंडमेंट पढ़ी इन रेगुलेशन नंबर 6 दैट इज एंट्री नॉर्म्स फॉर एन आईपीओ, कि अगर आप आईपीओ ला रहे हैं और आपके पहले से आपने एसआर इक्विटी शेयर अपने प्रमोटर फाउंडर को इशू कर रखे हैं, तब उस केस में आईपीओ के जो भी नॉर्म्स लगते हैं चैप्टर 2 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन में दे रखे वो सब फॉलो करना है। बट उसके अलावा एडिशनली इन सारी कंडीशन का जो हमने यहाँ पे 9 कंडीशन पढ़ी हैं, इन सारी कंडीशन का भी आपको कंप्लायंस करना है। सब्जेक्ट टू दैट आप आईपीओ ला सकते हैं अगर आपने पहले से आईपीओ, तो आप इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट चला रहे हैं, अगर आपने पहले से इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट या एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं टू योर प्रमोटर एंड फाउंडर। So that is the amendment in regulation number 6 in the topic LUT requirement or entry norms for an IPO. Is that clear to everyone? Is that okay? अब मैं सेम आईपीओ में ये तो ये रेगुलेशन नंबर 6 में जो अमेंडमेंट था मैंने बता दिया। अब मैं आपको और भी आपको जो अमेंडमेंट्स है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए आपको आईपीओ में और भी अमेंडमेंट है, वो भी अगेन बिकॉज ऑफ द एसआर इक्विटी शेयर्स। ये तो रेगुलेशन 6 में था और फर्दर जो रेगुलेशन आईपीओ में वही हमारा आईपीओ में चल रहा है। और देखिए एक तो हो गया आपका रेगुलेशन 6, अब देखिए दूसरा क्या अमेंडमेंट है। Now we move on to the another amendment in SEBI ICDR regulation 2018 regarding the IPO। एक आपका टॉपिक दे रखा है इसके अंदर लॉक इन, आईपीओ में लॉक इन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी। लॉक इन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी, इसमें एक नया पैराग्राफ, अगेन ये भी एसआर इक्विटी में एक्चुअली उसी टॉपिक का इफेक्ट कई जगह रखा है। इसमें एक नया पैराग्राफ ऐड होगा आफ्टर द सेकेंड पैराग्राफ एंड बिफोर थर्ड पैराग्राफ। अगर इस टॉपिक अगर हम देखें, इस टॉपिक के अंदर आपके टोटल जो लॉक इन, रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफरेबिलिटी, ये टोटल 4 पैराग्राफ हैं, सॉरी 3 पैराग्राफ हैं इसके अंदर टोटल। और इसमें एक पैराग्राफ हम ऐड कर रहे हैं एंड दैट इज आफ्टर द सेकेंड बिफोर द थर्ड, आफ्टर सेकेंड पैरा एंड बिफोर थर्ड पैरा। इसका मतलब जो थर्ड अभी है फिलहाल वो फोर्थ हो जाएगा और थर्ड ये अब जो ऐड हो रहा है वो थर्ड हो जाएगा। वो क्या बोलता है देखिए, इट मे बी नोटेड दैट एसआर इक्विटी शेयर दैट इज स्पेशल राइट इक्विटी शेयर शैल बी अंडर लॉक इन अंटिल कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स। अभी मैंने बताया सनसेट क्लॉज कि सनसेट के एक समय के बाद वो नॉर्मल इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर हैविंग सुपीरियर वोट शैल बी लॉक इन अंटिल कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर हैविंग वोटिंग राइट्स सेम एज, मतलब कन्वर्जन किसमें, ऐसे इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग सेम एज दैट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर और shall be locked in for a period of specified hours aforesaid whichever is later। देखिए पहले के जो 2 पैराग्राफ में लॉक इन पीरियड दे रखा है, अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये थर्ड पैराग्राफ हो गया, थर्ड जो पहले था वो फोर्थ हो गया। उसमें जनरली जो मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 3 years का लॉक इन होता है और जो ओवर एंड अबव बियॉन्ड द मिनिमम एक्स्ट्रा जो होता है, जो एक्स्ट्रा बियॉन्ड द 1 year होता है, ये पहले के पैराग्राफ में। अब ये बोला जो ऊपर दे रखा है वो वाला लॉक इन पीरियड, और जब तक कन्वर्ट नहीं होता वो एसआर इक्विटी शेयर इनटू इक्विटी शेयर विद ऑर्डिनरी इक्वल राइट्स, वो पीरियड, दोनों में से जो भी लेटर पीरियड है, मतलब क्या हुआ, एक तो ऊपर वाले जो प्रोविजन, जो जनरल प्रोविजन जो अभी तक हम पढ़ते आए तो वो तो प्रोविजन चलेंगे वो, और जब वो कन्वर्ट होगा इनटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट वो पीरियड, दोनों में जो भी पीरियड ज्यादा है उतने टाइम तक इसके ऊपर लॉक इन रेस्ट्रिक्शन रहेगी। किस पे, एसआर इक्विटी शेयर पर। इसका मतलब क्या है, एसआर इक्विटी शेयर केस में लॉक इन रिक्वायरमेंट कैसे निकालेंगे, 2 चीज चेक कर लीजिए कि साहब व्हेन द सनसेट क्लॉज विल ऑपरेट, मतलब कब वो कन्वर्ट होगा इनटू इक्विटी शेयर, वो डेट निकाल लीजिए। एंड कब जनरल प्रोविजन के हिसाब से लॉक इन पीरियड कब तक चलना चाहिए, वो डेट, लास्ट डेट क्या है,
दोनों में विच एवर लेटर, उस दिन तक लॉक इन चलेगा, उसके बाद आपको लॉक इन रेस्ट्रिक्शंस हट जाएगी, लॉक इन रेस्ट्रिक्शंस आपको हट जाएगी। तो कह सकते हैं, मैं फिर से बोलता हूं, इट मे बी नोटेड दैट एसआर इक्विटी शेयर शैल बी अंडर लॉक इन, मतलब एसआर इक्विटी शेयर लॉक इन में रहें कब तक, until conversion into equity share having the voting rights same as that ordinary share, मतलब जब तक कन्वर्ट नहीं होता into the equity share with equal right वो डेट, और shall be logged in for a period specified aforesaid, मतलब पहले दो पैराग्राफ के अंदर जो भी दे रखा है, and whichever is later। इसका मतलब इसके अंदर लॉक इन रेस्ट्रिक्शन थोड़ी डिफरेंट तरीके से आपको लगेगी। फिर आपको एक टॉपिक दे रखा है आईपीओ में ही, थर्ड, हम आईपीओ से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, आईसीडीआर रेगुलेशन लॉ के अंदर आईपीओ से रिलेटेड थर्ड, प्लेज ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। प्लेज ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, रेगुलेशन नंबर 21, उसमें लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स एंड लॉक्ड इन में बी प्लेस्ड, मतलब बेसिकली क्या है, प्रोमोटर जो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है विच इज सब्जेक्ट टू लॉक, मतलब उसमें लॉक इन चल रहा, सेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके अगेंस्ट लोन ले सकता, मतलब उसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट करके बैंक से लोन उठा सकता है, ये अलाउड है। मतलब सेल करना, लॉक इन है तो ऑब्वियस सेल तो नहीं कर सकते, बट आप उसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट, कोलेटरल सिक्योरिटी क्रिएट करके, आपने पढ़ा है, एंड द प्रोमोटर्स कैन बोरो द मनी फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन इसमें इन्होंने लिख दिया है, जो स्टार्टिंग में लिखा ना, आफ्टर, सब स्टार्टिंग में जो ऑलरेडी आपके बुक में मैं पढ़ रहा हूं, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रोमोटर, तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के बाद और हेल्ड बाय प्रोमोटर से पहले बीच में आगे एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर, इसका मतलब क्या हुआ, अब पूरा अब क्या हो गया, अब अमेंड होने के बाद सेंटेंस क्या हो गया, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कॉमा एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर अगेन कॉमा हेल्ड बाय प्रोमोटर्स एंड लॉक्ड इन में बी प्लेज एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली जो इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट्स हैं वो अगर लॉक्ड इन है एंड प्रोमोटर की होल्डिंग है तो उसके ऊपर आप सिक्योरिटी क्रेडिट के लोन उठा सकते, लेकिन कह सकते हैं जो एसआर इक्विटी शेयर्स हैं दे कैन नॉट बी प्लेस्ड, दे कैन नॉट बी प्लेस्ड, एंड इसके ऊपर लॉक इन चल रहा है, दे कैन नॉट बी प्लेस्ड, एंड इनके ऊपर आप प्लेस क्रिएट करके आप लोन वगैरह नहीं उठा सकते, इट इज नॉट अलाउड। इसलिए लिखा स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय कैन बी प्लेस्ड। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में हम कौन सी को एक्सक्लूड कर दिया, अगर एसआर इक्विटी शेयर वो आपको प्लेस नहीं हो सकती, वो एक्सक्लूड कर दिया, एसआर इक्विटी सॉरी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर एंड दे कैन बी प्लेस्ड, मतलब एसआर इक्विटी शेयर कैन नॉट बी प्लेस्ड। तो ये बीच में एक एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर डाल दिया है जिससे कि क्लियर हो जाए कि उसको आप प्लेस नहीं कर सकते। तो ये तीन चेंजेस आईपीओ टॉपिक में थे। अब आते हैं एफपीओ। सेम आईसीडीआर रेगुलेशन, हमारा लॉ वही चल रहा है, चैप्टर वही चल रहा है, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर पहले आईपीओ के प्रोविजन, आईसीडीआर रेगुलेशन, अब किसके, एफपीओ के। एफटीएस रिलेटेड क्या क्या अमेंडमेंट है देखिए आपको। एफपीओ से रिलेटेड पहला अमेंडमेंट आपका देखिए, द फर्स्ट अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग द एफपीओ। इसमें एक टॉपिक आपका दे रखा मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, रेगुलेशन नंबर 113। मैं सबको बता रहा हूं जिससे कि आप आराम से आइडेंटिफाई करें कहां पे चेंज है। ये टॉपिक जहां खत्म हो रहा है मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन के लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट द एसआर इक्विटी शेयर ऑफ द प्रोमोटर इफ एनी, अगर पहले से है, जरूरी तो नहीं है, शैल बी एलिजिबल टुवर्ड्स कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान ली कंपनी है वाई लिमिटेड, ये एफपीओ ला रही है, तो मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की जो रिक्वायरमेंट कंप्लाई करनी है, इसके अगर पहले से जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास अगर कोई एसआर इक्विटी शेयर्स हैं तो वो भी मिनिमम प्रोमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन में काउंट किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। shall also be eligible towards the computation of minimum promoters contribution। क्लियर। आगे आपका एफपीओ में दूसरा अमेंडमेंट देखिए, लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिटी। लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिटी। लॉक इन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरिटी, इसमें
एडिशन ऑफ फॉलोइंग न्यू पैरा आफ्टर सेकेंड पैरा एंड बिफोर थर्ड पैरा, सिमिलर काइंड ऑफ देखिए जैसे ऊपर था कि मतलब इसमें जो एसआर इक्विटी शेयर्स होंगे इसके ऊपर लॉक इन अलग तरीके से होगा। इट मे बी नोटेड एसआर इक्विटी शेयर शैल बी अंडर लॉक इन, कब तक लॉक इन मिलेगा, अंटिल कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग राइट सेम एज, मतलब जब तक ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते उतना पीरियड, प्रोवाइडेड इन कंप्लायंस विद अदर प्रोविजन, मतलब बेसिकली क्या है आईसीडीआर अदर प्रोविजन दीज रेगुलेशन सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018, मतलब अगर आप सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन बाकी सारे प्रोविजन कंप्लाई करते हैं तो जब तक आप ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर इक्वल राइट में कन्वर्ट नहीं होते उतने पीरियड तक एसआर इक्विटी शेयर शैल बी सब्जेक्ट टू लॉक इन। अच्छा एक चीज देखो, ये एफपीओ और आईपीओ में थोड़ा फर्क था। आईपीओ में क्या था, जब तक वो कन्वर्ट नहीं होते उतना पीरियड, और जो जनरल प्रोविजन है आपका 3 ईयर्स और 1 ईयर विच दोनों में से विच एवर लेटर, और यहाँ पे सिंपल है जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता इनटू द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर तब तक वो लॉक इन में रहेगा एसआर इक्विटी शेयर, एसआर इक्विटी शेयर, इसमें इतना ही है, विच एवर लेटर वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं। तीसरा अमेंडमेंट एफपीओ में देखिए, तीसरा अमेंडमेंट एफपीओ में प्लेज ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, ये अमेंडमेंट सेम है जो कि आईपीओ में था, प्लेज ऑफ लॉक्ड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यहां भी वही आपका उसमें लिखा होता ना कि साहब स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय द प्रोमोटर्स कैन बी प्लेस्ड एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो उसमें बीच में एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर, मतलब क्या है कि बाकी आप प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है उसको जो लॉक इन में है आप भेज तो नहीं सकता प्रोमोटर, लेकिन प्लेस क्रिएट करके आप बोरिंग कर सकते हैं, सिक्योरिटी क्रिएट करके लोन ले सकते हैं। लेकिन आप एसआर इक्विटी शेयर अगर आपके पास हैं, एसआर इक्विटी शेयर और आपका लॉक इन चल रहा है तो आप उसके ऊपर प्लेस, इट कैन नॉट बी प्लेस, तो ये सेम अमेंडमेंट आपका वहां भी था, इट कैन नॉट बी प्लेस। तो आपका स्टार्टिंग में जो सेंटेंस था वो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रोमोटर्स कैन बी प्लेस, तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रोमोटर, इनके बीच में क्या एक्सेप्ट एसआर इक्विटी शेयर, मतलब एसआर इक्विटी शेयरहोल्डर्स हेल्ड बाय प्रोमोटर इट कैन नॉट बी प्लेस, इस पे वो प्लेस क्रिएट नहीं कर सकता, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज ये आईपीओ में भी सेम और एफपीओ में भी सेम। तो ये आपका चेंजेस आपके आईसीडीआर रेगुलेशन में एक आईपीओ में हो गए और अब आपको एफपीओ में हो गए। अब आते हैं कुछ चेंजेस और आईसीडीआर रेगुलेशन में, आईपीओ के मैंने बता दी, एफपीओ को बता दी, अब मैं बता रहा हूँ राइट्स इशू। राइट्स इशू में क्या चेंजेस हैं रिगार्डिंग द इन द आईसीडीआर रेगुलेशन अगेन पर्टेनिंग टू एसआर इक्विटी। अब देखो बाय एंड लार्ज सारे अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है, जो नया कंसेप्ट है एसआर इक्विटी जो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया उससे रिलेटेड ही सारे अमेंडमेंट्स हैं। देखिए अब राइट्स इशू में क्या अमेंडमेंट है, देखिए आपको राइट्स इशू के अंदर एक टॉपिक आपके दे रखा है जनरल कंडीशंस फॉर अ राइट्स इशू, वही सेम चैप्टर आपका सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन, उसके अंदर जो राइट्स इशू टॉपिक है उसमें आपको एक टॉपिक सब टॉपिक दे रखा है जनरल कंडीशन फॉर राइट इशू। आई थिंक जो आपका राइट इशू का फर्स्ट पेज है उसे भी आपको मिलेगा, जो राइट्स इशू है उसका फर्स्ट पेज पे आपको चीज नजर आ जाएगी। फर्स्ट पेज पे ही आपका है, पहला राइट्स में पहला इंट्रोडक्शन है, फिर रेफरेंस डेट है, फिर एंटिटीज नॉट एलिजिबल टू मेक एन राइट्स इशू, और गलती से आईपीओ लिखा हुआ राइट्स इशू, एंड जनरल कंडीशन फॉर राइट इशू। तो जनरल कंडीशन फॉर राइट इशू रेगुलेशन नंबर 62, इसके अंदर लास्ट में एक पैराग्राफ आपको ऐड करना, एकदम लास्ट जहां टॉपिक खत्म हो रहा है रेगुलेशन 62 वहां लास्ट में एक पैराग्राफ ऐड होगा। क्या देखिए वो क्या कह रहा है, देखिए आपको मैं पूरा पढ़ता हूं फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इट में फर्दर भी नोटेड, क्योंकि इससे पहले वाले पैराग्राफ में इट में भी नोटेड लिखा होता है, इसलिए इट में फर्दर भी नोटेड दैट वेयर द इश्यूअर हैड इशूड एस्टार इक्विटी शेयर्स टू इट्स प्रोमोटर्स और फाउंडर्स, देन सच अ एस्टार शेयरहोल्डर शैल नॉट रिनाउंस देयर राइट्स and the SR shares received in right issue shall remain under lock-in until conversion into equity share having the voting rights same as that of ordinary equity share along with the existing SR equity share। देखिए क्या मतलब है, मान ली कंपनी एक्स लिमिटेड ये ऑलरेडी लिस्टेड है और ये राइट्स इशू ला रही है,
Let's say P is one of the promoters or founder of this particular company, founder, and he is holding the SR equity shares. हो सकता है जनरल इक्विटी शेयर भी हो, बट इसका एसआर मेनली पॉइंट ही एसआर इक्विटी शेयर। अच्छा, जब कंपनी राइट इशू ला रही है तो क्या अपने सारे इक्विटी शेयरहोल्डर को ऑफर देगी? ऑफर इसको भी जाएगा कि आप नए शेयर हमसे परचेज कर सकते हैं जो राइट शेयर। अच्छा, आप कंसेप्ट एक पढ़ते हो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, जो कंपनी एक्ट के अंदर पढ़ते हो कि राइट शेयर में जो ऑफर दिया था टू द एग्जिस्टिंग शोल्डर, कि एग्जिस्टिंग शोल्डर चाहे तो उस राइट्स को रिनाउंस कर सकते इन फेवर सम अदर पर्सन। याद है पढ़ते हो कि हम मुझे नहीं लेना कि मैं किसी और के फेवर में। तो यहां बोला है अगर वो प्रमोटर फाउंडर अगर एसआर इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है तो रिनाउंसिएशन का राइट उसका नहीं। एक तो ही कैन नॉट रिनाउंस हिज राइट, रिनाउंसिएशन नहीं कर सकता, किसी और के फेवर में ये राइट नहीं दे सकता। एक तो ये शैल नॉट रिनाउंस देयर राइट्स एंड द एसआर। अब आपको जो अच्छा रिनाउंस नहीं कर सकते इसका मतलब क्या? आपको लेने पड़ेंगे वो शेयर्स राइट इशू वाले। अच्छा, जब ये लेगा तो बोला वो जो शेयर जो लेगा राइट इशू उस पर भी लॉक इन रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि वो कन्वर्ट नहीं होते इनटू द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। जैसे कि जो पहले से जैसे आपके पास पहले से एसआर इक्विटी शेयर्स हैं और ये जब कन्वर्ट होंगे इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स में, तो जितने टाइम तक इसके ऊपर भी लॉक इन, अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर भी लॉक इन है, जब तक ये कन्वर्ट नहीं होता, और तब तक आपको राइट शेयर जो मिलेंगे उसके ऊपर भी उतना ही पीरियड क्या लगेगा? लॉक इन। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपके एसआर इक्विटी शेयर्स हैं जिसके बेसिस पे राइट शेयर आपको ऑफर किए जा रहे हैं, इसके ऊपर जितने दिन का लॉक इन चल रहा है, जब तक ये इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट में कन्वर्ट, तब तक लॉक इन चलता है, मैंने बताया था। उतने दिन इस पे तो लॉक इन है, ये साथ में राइट शेयर पे भी लॉक इन चलेगा, ये भी आपको प्रमोटर बेच नहीं सकता। मैं फिर से पूरा पढ़ता हूं। इट में फर्दर बी नोटेड दैट वेयर द इश्यूअर हैज issued SR equity share to its promoters or founders, then such a SR shareholder shall not announce their rights and the SR shares received in right issue, तो renounce नहीं करेगा, and the SR shares received in right issue, क्योंकि पहले से आपको SR शेयर और SR शेयर आपको मिलेंगे in right issue, shall remain under lock in। कब तक? Until conversion into equity share having the voting rights same as that ordinary share and along with the existing, मतलब जो आपके existing SR equity share है वो प्लस राइट इशू वाले, क्योंकि उनके सेम टर्म्स एंड कंडीशन हो गए, वो इकट्ठे जब कन्वर्ट होंगे इनटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, तब तक इनके ऊपर लॉक इन चलेगा एंड द प्रोमोटर कांट सेल दो शेयर, प्रोमोटर कांट सेल दो शेयर। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ये एक एडिशनल कंडीशन ऐड हो गई है इन रेगुलेशन 62 जनरल कंडीशन फॉर अ राइट इशू। फिर ये सब तभी है कि जब पहले से आप एसआर इक्विटी शेयर होल्ड कर रहे हैं, एंड ना तभी है। अगर होल्ड ही नहीं करा प्रोमोटर फाउंडर तो ऑब्वियसली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। नाउ राइट इशू में एक छोटा सा पॉइंट और देखिए, एडिशन ऑफ फॉलोइंग, सेकेंड राइट इशू में एक तो हो गया, दूसरा एडिशन ऑफ फॉलोइंग न्यू रेगुलेशन 76 आफ्टर रेगुलेशन 75 एंड बिफोर रेगुलेशन 78। मतलब आपके बुक में रेगुलेशन 75 दे रखा है, उसका रेगुलेशन 78 दे रखा है बुक में, जो ऑर्डर है राइट इशू में, उसे बीच में हमने एक रेगुलेशन 76 के नए प्रोविजन ऐड कर दिए। मैंने देखिए एडिशन ऑफ फॉलोइंग न्यू रेगुलेशन 76 आफ्टर रेगुलेशन 75 एंड बिफोर रेगुलेशन 78। एंड ये रेगुलेशन 76 किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू एसबा। अब इसका एसआर इक्विटी शेयर को लेना नहीं है, मैंने बाय एंड लार्ज एसआर कुछ कुछ अदर चेंजेस भी हैं, एसबा से रिलेटेड है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आप जानते हैं कि साहब पब्लिक इशू में तो एसबा मैंडेटरी हो चुका है कि साहब आपको एसबा मेथड से ही अप्लाई करना पड़ेगा एप्लीकेशन, जो आप आईपीओ मेथड वगैरह में पढ़ते हैं पब्लिक इशू वगैरह में। राइट इशू में मैंडेटरी कर दिया, देखिए लिखा एन एप्लीकेंट टू गेट टू द राइट इशू, जो भी राइट इशू अप्लाई कर रहा है, शैल डू सो ओनली थ्रू द एसबा फैसिलिटी, which facility shall be provided by the issuer in the manner specified by the board। board means SEBI, Security Exchange Board of India। आप जानते हैं कैपिटल मार्केट लॉज में सेबी को हम शॉर्ट में बोर्ड बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो कोई भी राइट इशू अप्लाई कर रहा है, he will apply only through the एसबा facility and that facility shall be provided by the issuer। किस तरीके से? in the manner specified by the SEBI, in the manner specified by the SEBI। अब इसमें एक बात और बोल रहे हैं आपने ना, इसी टॉपिक में देखना, एक टॉपिक आपको राइट इशू में याद हो, अगर एक कंपनी राइट इशू ला रही है और कंपनी के पहले से कंपल्सरी कन्वर्टिबल अगर डिवेंचर, अगर कंपनी के पहले से कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं एंड चाहे पार्टली या फुल्ली कन्वर्टिबल, तो वो आपको कंपल्सरी कन्वर्टिबल अगर हैं, अगर वो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर हैं, अगर वो कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर, याद होगा
तो हमें राइट शेयर में कुछ पोर्शन उनके लिए रिजर्व करना है, और बाद में जब उनको आपको कन्वर्ट होंगे इनटू इक्विटी शेयर तो साथ में वो शेयर जो रिजर्व कर दिए उनको कहते हैं रिजर्वेशन, एक अलग से कुछ शेयर उनके रिजर्व कर दिए। तो जो आपने रिजर्व किए उनको आप चाहें तो और भी कोई मेथड से अप्लाई करने की फैसिलिटी दे सकते हैं। बट एक चीज बताइए, जिनके लिए आपने जो कंपल्सरी कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट है एंड उनके लिए आपने कोई राइट शेयर में शेयर रिजर्व कर दिया, प्रोविजन में पढ़ा है, और फ्यूचर में जब कन्वर्ट होंगे तो उस समय आपको राइट शेयर का भी ऑप्शन आप देंगे, तो वो आउटसाइड जो कहते हैं वो राइट इशू के समय नहीं होना, तो बाद में उनको अभी हमने रिजर्व कर दिए, बाद में उनको ऑफर देंगे, तो मतलब उसके लिए आप चाहें तो कोई और इलेक्ट्रॉनिक मेथड फैसिलिटी दे सकते हैं। लेकिन जो राइट इशू जब चल रहा है ना, ओपनिंग ऑफर, क्लोजिंग ऑफर, जो मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 डेज का होता है, उस पीरियड में कोई अप्लाई कर रहा है ओनली थ्रू एस्वा मेथड, ओनली थ्रू द एस्वा मेथड, ठीक है ना। हाउएवर पेमेंट थ्रू एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मोड shall be permitted in respect of an application made for any reserved portion outside the issue period। मतलब जो इशू पीरियड है जो कम से कम 15 दिन का होता है, मैक्सिमम 30 दिन का, याद है राइट इशू में, उस पीरियड के अलावा किसी पीरियड में आप रिजर्वेशन कैटेगरी वाले को अगर शेयर दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई और इलेक्ट्रॉनिक मेथड, बैंकिंग मेथड अलाउ कर सकते हैं। लेकिन ओपनिंग ऑफर और क्लोजिंग ऑफर जो 15 से 30 दिन के बीच का होता है, इस पीरियड में कोई भी अप्लाई करेगा ओनली थ्रू एस्वा मेथड, ओनली थ्रू द एस्वा मेथड। तो रेगुलेशन 76 एक नई चीज है इसमें आपको। फिर आपको रेगुलेशन 78 जो ये वाला जो आपको ऑलरेडी आपके बुक में है, इसमें एक छोटा सा एक अमेंडमेंट आ गया। रेगुलेशन 78 में एक चीज दे रखा है, रेगुलेशन 78 जो आपकी बुक में ऑलरेडी दे रखा है, कि अगर कोई बंदा, उसको अगर एग्जिस्टिंग शोल्डर है कंपनी का, राइट इशू रिलेटेड ही है, और अगर उसको ये व्हाट वी कॉल, अगर एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी से नहीं मिलता तो प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर सकता है। क्या कर सकता है? प्लेन पेपर पे भी अप्लाई कर सकता है, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उसमें लिखा हुआ कि अगर बाद में उसने अप्लाई कर दिया प्लेन पेपर पे, बाद में उसको सब्सिक्वेंटली अगर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, तो वो आपको न तो रिनाउंस करेगा अपना राइट्स किसी और के फेवर में, आपको अलाउड नहीं है, ये आपको ऑलरेडी लॉ में लिखा हुआ है। एंड इन दिस टॉपिक कंडीशंस फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर, रेगुलेशन नंबर 78, ये लिखा हुआ है, शोल्डर हु हैव नॉट, जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, शोल्डर हु हैव नॉट रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर्म में मेक एन एप्लीकेशन इन राइटिंग on a plain paper along with the requisite application money. It may be noted as shoulder making application on plain paper shall not be entitled to renounce their rights and shall not utilize the application form for any purpose including renunciation even if it received subsequently. अब इन्होंने यहां इसमें ना कुछ पोर्शन काट मतलब डिलीट कर दिया है। क्या? मैं इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ता हूं। It may be noted as shoulder making application on plain paper shall not be entitled to renounce their rights and shall not utilize the application form for any purpose including redundancy even if it receive, ये पूरा and shall not utilize यहां से लेके सेंटेंस के एंड तक सारा कुछ डिलीट हो गया है। इसे अब सेंटेंस सिर्फ ये रह गया, इट मे बी नोटेड शोल्डर मेकिंग एप्लीकेशन ऑफ प्लेन पेपर shall not be entitled to renounce their right। मतलब क्या है? अगर आप प्लेन पेपर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है तो आप उसके थ्रू रिनाउंस करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि बाद में मिलने के बाद एप्लीकेशन उसके थ्रू भी आप रिनाउंस नहीं कर सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो रिनाउंस कर सकते हैं अगर आपने, लेकिन प्लेन पेपर पे रिनाउंस नहीं कर सकते, प्लेन पेपर अप्लाई कर सकते हैं, रिनाउंस करना था इसलिए वो डिलीट कर दिया उन्होंने। इसके अंदर ये हट गया है। इसके सेंटेंस क्या बन गया? इट मे बी नोटेड दैट शोल्डर मेकिंग एन एप्लीकेशन प्लेन पेपर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिनाउंस द राइट्स एंड शैल नॉट, वो मतलब था कि आप एप्लीकेशन फॉर्म बाद में मिल भी जाए तो आप किसी भी चीज का यूज नहीं करते, वो चीज डिलीट कर। इसका मतलब क्या है? अगर बाद में एप्लीकेशन में मिल जाए तो आप उसके थ्रू कुछ उसका यूज करना चाहे, रिनाउंस करना चाहे, कुछ करना आप कर सकते हैं, लेकिन पहले ये चीज मना था। तो ये अमेंडमेंट है। तो लिखा मैंने, देखिए आपकी मैंने जो अमेंडमेंट के नोट्स हैं, डिलीशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेकंड पैरा एंड शैल नॉट यूटिलाइज। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब ये अमेंडमेंट के लेक्चर और अमेंडमेंट के नोट्स आप लेके बैठे हैं तो आप साथ में अपनी बुक लेके बैठना जो कि दिसंबर 2019 एग्जाम के लिए अपडेटेड थी, जिसमें 30 जून 2019 तक अमेंडमेंट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तब जाके आपको चीज बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बोल दिया था, मैं प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि 30 जून 2019 तक का मटेरियल आपके पास है। उसके बाद वो बुक लेके जो दिसंबर 2019 के लिए एग्जाम के लिए थी, पब्लिश हुई थी, वो बुक आपके पास है। उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ उसके साथ नोट्स और नोट्स मिला के तो आपको सारे अमेंडमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ? डिलीशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेकंड पैरा, दो पैरा है रेगुलेशन 78 के अंदर, एंड शैल नॉट यूटिलाइज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग रिनंसिएशन इवन इफ इट रिसीव सब्सिक्वेंटली। तो पहला सेंटेंस है उसमें लास्ट के सारे वर्ड डिलीट हो गए। इसका मतलब क्या है? अगर बाद में एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाता है, आपने पहले प्लेन पे अप्लाई किया राइट इशू में, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले ये इस्तेमाल करना अलाउड नहीं था। एक आपका रेगुलेशन नंबर 87, इसमें एक अमेंडमेंट है, ये तीसरा हो गया था, अब ये चौथा अमेंडमेंट, ये भी राइट इशू में।
रेगुलेशन नंबर 87, ये भी राइट इशू में। रेगुलेशन नंबर 87 आपका जो दे रखा है, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन यहां लिखा हुआ है, ये सब जो ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है, द राइट इशू शैल बी केप्ट ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 15 डेज एंड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड 30 डेज। पता ना 15 दिन से कम नहीं और 30 दिन से ज्यादा नहीं। इसमें लास्ट में जहां सेंटेंस खत्म हो रहा है उसमें एक चीज और ऐड हो गई, एंड नो विड्रॉल एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड आफ्टर इशू ओपनिंग डेट, सॉरी इशू क्लोजिंग डेट, सॉरी। इसका था, जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान ली ये इशू ओपनिंग है, राइट इशू ओपनिंग डेट है, और ये इशू क्लोजिंग डेट है, जो कि आप जानते हैं 15 से 30 दिन के बीच में, 15 दिन से कम नहीं और 30 दिन से ज्यादा नहीं, जो भी मान ली 20 दिन या 22 दिन जो भी है। मान ली किसी ने यहां अप्लाई किया, तो अगर उसको विड्रॉ करना तो यहां कहीं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इशू क्लोजिंग डेट के अंदर विड्रॉ नहीं करेंगे। अच्छा पहले क्या था कि इसके ऊपर लॉ में क्लैरिटी नहीं थी, तो कई कोई लोग यहां क्लोज करते थे, सॉरी विड्रॉ करते, कोई यहां करते थे। अब इन्होंने क्लैरिटी दे दी कि भैया 15 से 30 दिन का बीच का पीरियड होगा, 15 दिन से कम नहीं होगा, 30 दिन से ज्यादा नहीं होगा, जो भी कंपनी फिक्स करना चाहे। और किसी को अगर विड्रॉ करना अपनी एप्लीकेशन अप्लाई किया जाए, यहाँ अप्लाई किया तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, बट बिफोर द इशू क्लोजिंग डेट, नॉट आफ्टर दैट। एंड इसे लास्ट में 2-4 वर्ड्स ऐड हो गए, नो विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन शैल बी परमिटेड, मतलब एप्लीकेशन शैल नॉट बी परमिटेड टू विड्रॉन आफ्टर द इशू क्लोजिंग डेट। इसका तो विड्रॉ नहीं, मतलब इससे पहले अप्लाई किया उससे पहले आपको विड्रॉ करना, अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह के अब मैं एक अमेंडमेंट और बता रहा हूं सेम आईसीडीआर रेगुलेशन के अंदर ही, इन द बोनस इशू। बोनस इशू ऑफ शेयर्स आप जानते हैं वहां तो एक ही पेज का टॉपिक है, उसमें आई थिंक 9 पॉइंट्स है, तो लास्ट में पॉइंट नंबर 10 ऐड हो जाए एक्स्ट्रा, उसमें एक ही अमेंडमेंट है इन द आईसीडीआर रेगुलेशन बोनस इशू में। उसमें 9 पॉइंट जो आपको देखेंगे कि सब सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन कंपनी बोनस इशू ला सकती है, उसमें लास्ट में ये भी है सारी इक्विटी शेयर है, पॉइंट नंबर 10 ये लास्ट में ऐड हो जाएगा इन द लास्ट। वो देखिए क्या लिखा हुआ, इफ एन इश्यूअर हैज इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स, इफ एन इश्यूअर इशूड एसआर इक्विटी शेयर्स टू इट्स प्रोमोटर्स और फाउंडर्स। अगर आपने मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड ये आपको बोनस इशू ला रही है, और इसने अगर अपने प्रमोटर या फाउंडर का इशू करके एसआर इक्विटी, देखो ये भी सारा बाय एंड लार्ज में ना सारे चेंजेस ही एसआर इक्विटी शेयर्स रिलेटेड है। एनी बोनस इशू ऑन द एसआर इक्विटी, अच्छा देखिए ये कंपनी बोनस इशू ला रही है, तो बोनस इशू आप फ्री में शेयर देते हैं, इस एसआर इक्विटी शेयर के बेसिस पे आप और एसआर इक्विटी शेयर इनको इशू होंगे। इफ एन इश्यूअर इशूड एसआर इक्विटी शेयर टू इट्स प्रमोटर फाउंडर, एनी बोनस इशू ऑन द एसआर इक्विटी शेयर शैल कैरी द सेम रेशियो वोटिंग राइट्स कंपेयर्ड। इसका मतलब क्या है, बोनस शेयर भी इस बंदे को जो मिलेंगे वो भी एसआर इक्विटी शेयर मिलेंगे, और उस पर भी वोटिंग राइट वैसा ही होगा जैसे ऑर्डिनरी शेयर के कंपेरिजन में इसकी है। मान ली इनके वोटिंग राइट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर से 2 गुना है, इसका मतलब क्या होगा, बोनस शेयर जो इस बंदे को मिलेंगे उसके भी आपको वोटिंग राइट 2 गुना होंगे इन कंपेरिजन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। देखिए शैल कैरी द सेम रेशियो वोटिंग राइट कंपेयर टू ऑर्डिनरी शेयर and SR equity share, sorry, and the SR equity share issued in a bonus issue shall also be converted to equity share having the voting right same as that of ordinary equity share along with the, मतलब जब ये पहले से existing SR equity share है, ये फ्यूचर में पता नहीं सनसेट क्लॉज होगा कितने टाइम बाद ऑर्डिनरी इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट होगा तो साथ में जो बोनस इशू में आपको नए एसआर इक्विटी से इशू है वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट, और जो बोनस इशू में जो शेयर आपको मिल रहे हैं उस पर भी वोटिंग राइट सेम रेशियो में होगा जैसे कि पहले से आपके एसआर। अगर पहले आपको 2 गुना है तो बोनस इशू में जो आपको इशू वो भी 2 गुना होंगे वोटिंग राइट, अगर पहले 3 गुना तो ये भी 3, पर 2 गुना से 10 गुना के बीच में कुछ हो सकता है, ये भी सेम होंगे। और फ्यूचर में जब ये इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट में कन्वर्ट होंगे तो जो बोनस शेयर जो आपको नए इशू हो वो भी एसआर इक्विटी शेयर वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसआर सॉरी इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। ये एक छोटा सा पॉइंट है इन द बोनस इशू अगेन रिलेटिंग टू एसआर इक्विटी शेयर, जो लास्ट में एक एडिशनल कंडीशन में डाल दिए, क्योंकि तब है कि अगर आप बोनस इशू ला रहे हो आपके पहले से आपने फाउंडर्स और प्रोमोटर का इशू कर रखा है एसआर इक्विटी शेयर, अगर नहीं इशू करा फिर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये लास्ट में 9 कंडीशन थी, 10 कंडीशन हमने लास्ट में ये ऐड कर दिए, ठीक है। तो इसके साथ मैंने सारे अमेंडमेंट्स बता दिए विच आई हैव बीन मेड इन द सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 एंड बिटवीन 1 जुलाई 2019 to 31 December 2019 relevant for June 2020 एग्जाम।
अब मैं आ रहा हूं, मैंने तो साहब दो जगह अमेंडमेंट बताया था, एक आपको आईसीडीआर रेगुलेशन जो मैंने सारा बता दिया। नाउ आई मूव ऑन टू द अमेंडमेंट्स इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, उस लॉ में क्या अमेंडमेंट्स है वो बताने जा रहा हूं। पता है दो जगह मेजर अमेंडमेंट है, एक आईसीडीआर और एक एलओडीआर। अमेंडमेंट इज सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। अगेन मैंने बताया तीनों पेपर के लिए रेलेवेंट है। देखिए सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट न्यू सिलेबस, इसमें ये चैप्टर नंबर 5 है, ये चैप्टर नंबर 5। नंबर 2 सीएमएसएल कैपिटल मार्केट का ओल्ड सिलेबस, इसमें ये चैप्टर नंबर 7 है, जो लिस्टिंग एग्रीमेंट के नाम से वहां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। नंबर 3 कॉर्पोरेट फंडिंग वाले पेपर में जो न्यू सिलेबस प्रोफेशनल प्रोग्राम, वहां पे ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। पेज नंबर मैंने बताया, मैं लेक्चर में नहीं बोलता कि कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ नोट्स मैंने बताया इसके नोट्स अलग मिलेंगे, इसके अलग कंटेंट सेम होंगे, लेकिन सब में पेज नंबर अलग होंगे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये अमेंडमेंट से भी एलओडीआर रेगुलेशन, एसएलसीएम चैप्टर 5, सीएमएसएल चैप्टर 7, कॉर्पोरेट फंडिंग चैप्टर नंबर 10। टॉपिक सेम है तीनों, इन तीनों चैप्टर के अंदर टॉपिक जो कवर्ड है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। अब देखिए इसमें क्या चेंजेस हैं, क्या अमेंडमेंट्स हैं इन सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। देखिए सबसे पहले एक आपको टॉपिक देगा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बीआरआर। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट रेगुलेशन नंबर 34। आपने उसमें पढ़ा है कि साहब कंपनी जो अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार करती है, एज ए पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट उनको एक रिपोर्ट और तैयार करना, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। और ये जो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है, it is required to prepare not by every company, only top 500 listed entity as per market capitalization as on 31st March। पता ना जो सिर्फ 500 टॉप कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनको ही भी रिक्वायरमेंट है, सभी लिस्टेड कंपनी पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने चेंज जो आया, अमेंडमेंट जो आ गया है, ये पहला अमेंडमेंट था, 500 को कट करके 1000 कर दिया। इसका अर्थ क्या है, नाउ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज as per the market capitalization as on 31st March, they are required to prepare this report BRR and which will be part of the annual report। इसका था now more companies are required to comply with the requirement of making this report। पहले टॉप 500 कंपनीज को इससे भी रिक्वायरमेंट थी, अब क्या हो गया, रिक्वायरमेंट चेंज करके टॉप 1000 कर दिया। इसका मतलब क्या है, तो टॉप 500 तो है ये, प्लस 500 और ऐड हो गई। इसका तो 500 जो लिखा हुआ था आपके बुक में, उसकी जगह क्या हो गया, टॉप 1000 हो गई। नाउ टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटी as per the market capitalization as on 31st March, they are required to prepare this report called business responsibility report। एक ये छोटा सा अमेंडमेंट रेगुलेशन 34 के अंदर है। फिर आपका रेगुलेशन 40 जो है और रेगुलेशन 42, रेगुलेशन 40 जो है सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डिस्पैच ऑफ सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, रेगुलेशन 42 है बुक क्लोजर रिकॉर्डेड। इन दोनों रेगुलेशन 40 और 42 के बीच में एक नया रेगुलेशन ऐड हो गया, रेगुलेशन नंबर 41 है। रेगुलेशन नंबर 41A देखिए, रेगुलेशन नंबर 41A मतलब इट इज आफ्टर, दूसरा अमेंडमेंट है, after regulation 40 and before regulation 42।
यहां पे एक नया रेगुलेशन आ गया, रेगुलेशन नंबर 41A, नंबर से पता लगा अमेंडमेंट से 41A, और ये रेगुलेशन 41A अगेन इट इज कनेक्शन विद द एसआर इक्विटी शेयर्स। बता रहा मैक्सिमम अमेंडमेंट किससे रिलेटेड, एसआर इक्विटी शेयर्स, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स या इक्विटी शेयर विद सुपीरियर वोटिंग राइट्स, रेगुलेशन नंबर 41A। देखिए रेगुलेशन नंबर 41A जो पूरा है, मैं पढ़ता जाता हूँ आगे करके समय, वैसे तो एसआर इक्विटी शेयर के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया, बट उससे रिलेटेड रेगुलेशन 41A में क्या दे रखा है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए रेगुलेशन नंबर 41A, जो नया रेगुलेशन ऐड हो गया, प्रोविजंस रिलेटिंग टू SR, that is special rights, equity shares। अच्छा वहां तो हमने पढ़ा था सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस, तो सेबी आईसीडीआर अगर आईपीओ ला रहे हैं और पहले से आपने एसआर इक्विटी शेयर, फिर एफपीओ, फिर राइट इशू, सब जगह इफेक्ट लगा दिया। अब आप पब्लिक इशू ले आए, लिस्टेड हो गए, लिस्टेड होने के बाद बिटवीन द कंपनी एंड द स्टॉक एक्सचेंज एक लिस्टिंग एग्रीमेंट, और लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर आपको वन ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट आप जानते हैं सब एलओडीआर रेगुलेशन से गवर्न होता है, तो उसमें आएगा ना कि अब आपको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है कि आपने अगर एसआर इक्विटी शेयर इशू कर रखे थे, अब आप पब्लिक इशू आप लिस्टेड हो गए, तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, क्या लिखा हो। द एसआर इक्विटी शेयर शैल बी ट्रीटेड एट पार विद द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इन एवरी रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग डिविडेंड। याद है बताया था, एक बार आप लिस्टेड होगा उसके बाद आपको डिविडेंड में भी कोई डिफरेंस होगा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ वोटिंग ऑन रेजोल्यूशन। मतलब क्या है, सिर्फ कहां पे डिफरेंस आ सकता है राइट्स में, वोटिंग राइट्स में, जब रेजोल्यूशन पे वोटिंग करेंगे वहां पे डिफरेंस आ सकता है, वोटिंग राइट में सुपीरियर राइट्स होंगे। बाकी आपकी जो एसआर इक्विटी शेयर्स होंगे स्पेशल राइट, और इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, इन दोनों के सारे राइट्स सब सेम होंगे, डिविडेंड भी सेम होगा। ओनली डिफरेंस क्या हो सकता है, वोटिंग राइट्स ऑन द रेजोल्यूशन, दैट इज द सुपीरियर वोटिंग राइट। अगला इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं कोई। याद है मैंने बताया था डिविडेंड राइट पहले तो हो सकती है जब तक आप पब्लिक इशू लाते हैं, एक बार लिस्टेड होने का डिविडेंड राइट में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। इज इट ओके? सेकेंड डे क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट सिर्फ आपको वोटिंग राइट्स के अंदर सुपीरियर वोटिंग राइट, बाकी इसके अलावा मैंने पहले बताया डिविडेंड राइट्स में पहले हो सकता है आईपीओ लाने से पहले, बट बाद में, क्योंकि अभी तो हम लिस्टिंग एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो ये तो आईपीओ की बात है। अब आपके जो भी पहले से भी अगर इशू हो रखे थे उन पे सिर्फ एक ही चीज में फर्क हो सकता है, दैट इज द वोटिंग राइट्स। इसके अलावा उसके सारे राइट्स सेम होंगे एज द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। द टोटल वोटिंग राइट्स ऑफ एसआर शोल्डर इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, मतलब कंपनी के जो एसआर शोल्डर हैं उनके पास जो स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स हैं एंड प्लस इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, हो सकता है उनका ये भी कुछ शेयर्स हो कुछ ये हो, हम उन शोल्डर को एसआर शोल्डर बोल रहे हैं। उनके जो टोटल आपके सारे एसआर शोल्डर, जितने भी कंपनी के एसआर शोल्डर, एक पर्टिकुलर कंपनी के मालिक समेत जितने टोटल एसआर शोल्डर हैं, उनके बाद जितना स्पेशल राइट इक्विटी शेयर, जितना ये, इन सब का मिला के वोटिंग राइट कंपनी के टोटल इक्विटी कैपिटल के 74%, मतलब लेस देन इक्वल टू 74% of total voting rights on all the equity shares. The total voting rights of SR shareholder including ordinary share in the issuer, that is this company, upon listing pursuant to an IPO shall not at any point of time exceed 74%. मैं मतलब कंपनी की कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल का मैक्सिमम 74% SR shareholder के पास हो सकता है, दोनों मिला के उनके SR इक्विटी शेयर एज वेल एज इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इसी चीज का इफेक्ट कंपनीज एक्ट में भी आ गया है। कंपनी एक्ट में पहले हम अलग लिमिट लगाते हैं 26% की, ऑल दैट, अब चेंज करके दूसरे तरीके से कैलकुलेशन करेंगे, वहां भी 74% यही बात आ गई। मैंने बताया सब दोनों चीज को अलाइन किया गया है, कंपनी एक्ट को एंड द कैपिटल मार्केट लॉस को। नाउ नेक्स्ट ये बात बोल रहा है, ये पॉइंट पहले भी आया था, आईसीडीआर रेगुलेशन में आया था, उसी को यहाँ एलोबरेट किया हुआ है। ये बोला है कि जो एसआर इक्विटी शेयर्स हैं, स्पेशल राइट इक्विटी शेयर्स, ऑल्दो इनके वोटिंग राइट्स में सुपीरियर वोटिंग राइट्स होगा, बट सब मैटर्स, कुछ मैटर्स में इनके वोटिंग राइट्स सेम होंगे एज दैट ऑफ
इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। वो लिस्ट दे रखी ऐसे कौन सा मैटर्स हैं जिनमें इनके राइट्स, भले ये सेम पॉइंट आईसीडीआर रेगुलेशन में आया था कि सब कुछ मैटर में आपको उनके राइट्स सेम भी हो सकते हैं, तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है। तो कुछ ऑल्दो ये स्पेशल राइट्स इक्विटी शेयर्स हैं, बट हर चीज में इनके वोटिंग राइट्स सुपीरियर नहीं होंगे। कुछ चीजों में इनके वोटिंग राइट्स सेम होंगे एट दैट ऑफ द इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, एंड बाकी सब चीजों में इनके मतलब जिन चीजों में सेम होंगे वो तो लॉ में लिखा हुआ है, उसके अलावा आप सुपीरियर वोटिंग राइट दे सकते हैं। देखिए वो भी सिर्फ वोटिंग राइट्स में सुपीरियरिटी और किसी में नहीं। द एस्टार इक्विटी शेयर्स shall be treated as ordinary equity shares in terms of voting rights, that is one SR share shall have only one vote in the following circumstances। मतलब नीचे लिस्ट दे रखी है, इनमें इनके वोटिंग रेट सेम होंगे एज द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। इसका तो इसके अलावा और चीजों पे उनके वोटिंग रेट सुपीरियर होंगे इन कंपेरिजन टू द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। पहला, अपॉइंटमेंट और रिमूवल। अपॉइंटमेंट और रिमूवल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड ऑब्लिक और ऑडिटर। अगर कंपनी के ऑडिटर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना, रिमूव, उससे रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन पास होना है, उस पे इनके वोटिंग रेट सेम होंगे एज दैट ऑफ द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। वेयर प्रमोटर इज विलिंगली ट्रांसफरिंग कंट्रोल टू अनदर एंटिटी, खुद ही अपना कंट्रोल ट्रांसफर करा, सेल करा किसी और को, मैंने साहब कंट्रोल रिटेन करने के लिए तो सारा कुछ किया गया था, तो वहां स्पेशल वोटिंग रेट क्यों होंगे, वहां नहीं होंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ दीज रेगुलेशन इन्वॉल्विंग इन एसआर शोल्डर। अगर आप एक एसआर शोल्डर दूसरे एसआर शोल्डर को कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन पास हो रहा है, आगे सेम वोटिंग राइट। वॉलंटरी वाइंडिंग ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, आप वॉलंटरी वाइंडिंग आप जानते हैं, उसका रेजोल्यूशन पास हो रहा है, उसके ऊपर वोटिंग राइट इनका सेम होंगे। चेंजेस टू द आर्टिकल्स ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एक्सेप्ट एनी चेंज अफेक्टिंग द एसआर इक्विटी शेयर। अगर आपको चेंज एसआर इक्विटी शेयर रिलेटेड कर रहे हैं अलग बात है, बाकी मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं, उससे रेजोल्यूशन पास होगा, सेम वोटिंग राइट्स एज द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी रेजोल्यूशन प्रोसेस अंडर इंसॉल्वेंसी कोड। आप जानते हैं कि लॉ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, उसके अंदर अगर हम कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कमेंस करना था, इनिशिएट करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको रेजोल्यूशन जो पास होता है अगेन उसमें सेम वोटिंग राइट्स होंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर पर्पजेज अदर देन बिजनेस। अगर कंपनी के फंड्स को बिजनेस के अलावा किसी और चीज में यूज करना है, उसके लिए अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है, अगेन वोटिंग राइट्स एसआर इक्विटी शेयर के सेम होंगे एज दैट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। सब्सटेंशियल वैल्यू ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड एज स्पेसिफाइड अंडर। आपको याद होगा इसके अंदर आप एक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो मटेरियलिटी के आधार पर उसकी सब्सटेंशियलिटी निकाली जाती है, उससे रिलेटेड कोई रेजोल्यूशन पास होता है, सेम वोटिंग राइट। पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट डी लिस्टिंग ऑफ बायबैक। अगर वो कंपनी डी लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी करती है, उसके लिए जो एसआर पास होना है, या बायबैक करती है उसके लिए जो एसआर, उस पर वोटिंग रेट सेम होंगे। अदर सर्कमस्टेंसेस सब्जेक्ट मैटर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। बोर्ड में सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्यूचर में अगर सेबी और भी कुछ मैटर बताता है कि साहब इनमें भी इनके वोटिंग रेट सेम होंगे, तो उन पे भी होगा। ये ओपन एंडेड पावर सेबी का फ्यूचर में और भी चीजें हो सकती हैं। अब आगे देखिए, ये रेगुलेशन नंबर 41 ही हमारा चल रहा है। एक आपको देखा टाइम बेस्ड सनसेट क्लॉज। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एसआर इक्विटी शेयर्स होते हैं वो हमेशा के लिए एसआर इक्विटी शेयर नहीं होते, कुछ समय के बाद वो दे विल बी कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट। तो एक टाइम के बाद आपको वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो टाइम कितना है, तो उसको नाम है टाइम बेस्ड सनसेट क्लॉज। वो क्या देखिए, द एसआर इक्विटी शेयर शैल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर हैविंग द वोटिंग राइट्स सेम एज दैट ऑर्डिनरी शेयर्स। आगे ना, मतलब उसी तरह के इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो जाएंगे जो ऑर्डिनरी इक्विटी। ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ द लिस्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। मतलब क्या हुआ, जिस दिन ऑर्डिनरी शेयर लिस्ट हुई, मतलब हम याद है मैंने बताया आईपीओ तो हम ऑर्डिनरी शेयर कहलाते हैं, आईपीओ कभी भी एसआर इक्विटी शेयर कहलाते हैं। एसआर इक्विटी शेयर तो खाली प्रमोटर फाउंडर को दिया हमने पास। तो जिस दिन हमने आईपीओ लाए थे ऑफ द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स या ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, और इसकी लिस्टिंग हुई थी, जिस दिन इससे 5 साल पूरे हो गए, इस इक्विटी शेयर इक्वल राइट्स की लिस्टिंग के 5 साल, उसके 5 साल पूरे होते उस दिन ही वो सारे पहले से जो एसआर इक्विटी शेयर इशू हो रखे हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। फिर लिखा प्रोवाइडेड दैट द एसआर इक्विटी शेयर मे बी वैलिड फॉर अप टू एडिशनल 5 years आफ्टर रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट हैज बीन पास वेयर द एसआर शेयरहोल्डर हैव नॉट परमिटेड टू वोट। मतलब क्या है, पहले 5 साल के लिए ईच रह सकते हैं, 5 साल के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, लेकिन 5 years मान लीजिए पूरे हो गए, होने वाले हैं। अगर एक ओआर पास हो जाए शेयरहोल्डर का, और उस ओआर में ये डिसाइड किया जाए कि साहब इसको हम अगले 5 साल और चला सकते हैं प्लस 5 years मोर, और उस ओआर के अंदर एसआर इक्विटी शेयरहोल्डर पार्टिसिपेट ना करेगा, बायसनेस होगा ना एलिमेंट, और उन्हीं को राइट्स की आपके स्पेशल राइट्स चलते रहेंगे, सुपीरियर वोटिंग राइट अगले 5 साल तक, और
तो उस OR पास करने में ये वोटिंग नहीं करेंगे, मतलब द स्पेशल राइट इक्विटी शेयरहोल्डर विल नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग। उनके अलावा बाकी शेयरहोल्डर अगर OR पास कर देते हैं इस बात पे कि साहब ये कंटिन्यू रहेंगे, अब ये कन्वर्ट नहीं होंगे और 5 साल तक इनको और सुपीरियर वोटिंग राइट चलेगा, तो आपका 5 इयर्स फिर 5 साल और चल सकता है एडिशनली 5 ईयर, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ पासिंग दिस SR OR। बट इस रेजोल्यूशन जब पास होगा उसमें वो शेयरहोल्डर पास पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो आर होल्डिंग द स्पेशल, बिकॉज उन्हीं को बेनिफिट देने के लिए रेजोल्यूशन पास हो रहा है और वो खुद ही पार्टिसिपेट, डोंट डू एलिमेंट ऑफ बायसेस होगा। लेकिन एक चीज बताइए, अगर हम समय से पहले कन्वर्ट कराना चाहें, ये तो लॉ बोला कि इसके बाद तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मली आफ्टर 5 ईयर प्लस हम 5 इयर्स एक्सटेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट टू दिस, उससे पहले तो करा सकते हैं हम। अच्छा, पहले आप कन्वर्ट करा रहे हैं SR इक्विटी शेयर्स को इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, इसका तो आपने राइट्स को जो सुपीरियर वोटिंग राइट्स को छोड़ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर राइट, तो आपका वो तो अपनी मर्जी से आप कभी भी कन्वर्ट करा सकते हैं पहले, बट इतने टाइम के बाद तो कंपल्सरी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। देखिए क्या लिखा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट SR shareholders may convert the SR equity share into ordinary equity share at any time prior to the period specified in this sub regulation। मतलब ऊपर जो बात कही गई है इससे कि सब 5 साल या मैक्सिमम नेक्स्ट प्लस 5 इयर्स हो सकता है, इससे पहले कभी भी वो चाहें तो अपनी मर्जी से आपको कन्वर्ट, तो उसमें क्या दिक्कत है, हम तो मैक्सिमम अलाउ करेंगे, यहाँ तक आपको सुपीरियर वोटिंग राइट हो सकता है, बट उससे पहले छोड़ दीजिए, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर राइट। इसको होता है टाइम बेस्ड, एक समय के बाद आपका SR इक्विटी शेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, इसका नाम सनसेट हो जाएगा, मतलब उसका खत्म कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, नाम है टाइम बेस्ड सनसेट क्लॉज। अब एक आपका इवेंट बेस्ड सनसेट, मतलब कुछ इवेंट्स रखी है, इन चीजों पे होने पे आपका SR इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स या ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, तो इनको बोलते हैं इवेंट बेस्ड, मतलब ये किसी टाइम से लिंक नहीं है, ये चीजें होने पे आपका तो कह सकते हैं टाइम जो है हमने पढ़ा अभी जो 5 इयर्स प्लस आए और इवेंट दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाए, टाइम पीरियड पूरा नहीं, उससे पहले कुछ इवेंट्स हो गई जो सनसेट क्लॉज के इवेंट्स हैं, तो उस केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, इसको बोलते हैं इवेंट बेस्ड सनसेट क्लॉज, इवेंट बेस्ड सनसेट क्लॉज। ये क्या देखिए, द SR इक्विटी शेयर शैल बी कंपल्सरली converted into equity share having the voting rights same as that of ordinary shares on the occurrence of any of the following events। मतलब अगर इनमें से कोई भी इवेंट अकर होती है तो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर विद इक्वल है, तो कह सकते हैं तो टाइम पीरियड जो हमने पढ़ा था 5 इयर्स प्लस इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय नेक्स्ट 5 ईयर, और ये इवेंट दोनों में जो भी पहले हो जाए वहां आपको SR इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स या ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। कौन कौन से इवेंट रखे हैं जिनके होने पे आपको सनसेट क्लॉज ऑपरेट कर जाएगा। नंबर 1, ए डिमाइस ऑफ द प्रमोटर और फाउंडर होल्डिंग सच शेयर, कंपनी का जो भी प्रमोटर और फाउंडर जो SR इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा था, मान ली एक्स लिमिटेड कंपनी थी, इसका कोई प्रमोटर फाउंडर P ये होल्ड, इसकी अगर डेथ हो जाए, डिमाइस में डेथ हो जाए, तो इसकी डेथ ही हो गई, तो उस केस में अब उसको SR इक्विटी शेयर क्यों चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट किस हो जाएंगे, मतलब ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का जो होगा इसके लीगल हायर को इट विल बी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांसमिशन तो बाद में होगा, पहले दे विल बिकम द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। एंड SR शेयरहोल्डर रिजाइंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव पोजीशन इन द लिस्टेड एंटिटी, ये जो SR शेयरहोल्डर है अगर इस कंपनी से एग्जीक्यूटिव पोजीशन रिजाइन कर दे, अभी थोड़ी देर पहले हमने ICDR रेगुलेशन में पढ़ा था कि साहब वो पढ़ा एग्जीक्यूटिव पोजीशन होना चाहिए, अच्छा एग्जीक्यूटिव पोजीशन पहले तो था लेकिन बाद में एग्जीक्यूटिव पोजीशन रिजाइन कर दिया, नाउ ही बिकम्स ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव। लॉ बोलता है जैसे ऐसा होगा उसके क्या होगा, व्हाट विल हैपन, उसके SR इक्विटी शेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे इन द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट, मर्जर और एक्विजिशन लिस्टेड एंटिटी हैविंग SR शेयरहोल्डर वेयर द कंट्रोल वुड नो लॉन्गर रिमेन, जैसे मान ली एक कंपनी एक्स लिमिटेड और इसका प्रोमोटर P है या फाउंडर F है और इसके पास SR इक्विटी शेयर्स है, ये कंपनी किसी Y लिमिटेड के साथ मर्ज हो गई, मर्जर के बाद इसका इस कंपनी के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल किसी और को पास ऑन हो गया, तो फिर आपको SR इक्विटी शेयर क्यों चाहिए, इन दैट केस द कंट्रोल वुड नो लॉन्गर रिमेन, मतलब इसके बाद नहीं रहेगा, ये कंपनी तो खत्म हो गई, इसका बिजनेस यहाँ कंबाइन हो गया और इस कंबाइंड बिजनेस में इसका कंट्रोल नहीं है, इन दैट केस व्हाई डू यू नीड द SR इक्विटी शेयर, तो उससे SR इक्विटी शेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। देखिए सर इवेंट्स जरा कि इन इवेंट्स पे होने पे ऐसा हो जाएगा। लास्ट, द SR इक्विटी शेयर्स आर सोल्ड बाय एन SR शेयरहोल्डर who continues to hold such share after the lock-in period but prior to the lapse of the validity of such SR equity share। ये क्या मतलब है, मान लीजिए कंपनी एक्स लिमिटेड
जैसे ए वाज एसआर इक्विटी शोल्डर, ये इसको होल्ड, इस पर याद है मैंने पढ़ा लॉक इन पीरियड भी होता है। मान ली लॉक इन पीरियड खत्म हो गया, लॉक इन पीरियड खत्म हो, इसका मतलब नाउ इफ ए वांट्स टू सेल इट ही कैन सेल इट। लॉ बोलता है अगर लॉक इन पीरियड खत्म हो गया लेकिन अभी भी स्पेशलाइज चल रहा है, मतलब सनसेट क्लॉज अभी टाइम पता है टाइम बेस्ड वो अभी एपोरेट नहीं किया, अभी भी ये ऐसा इस पे स्पेशलाइज चल रहे हैं, सुपीरियर वोटिंग राइट चल रहे हैं। अब बंदा ये वाले शेयर किसी बी को सेल कर दे, तो आप खुद ही सेल करें, इसका मतलब क्या हुआ? आपको कंट्रोल नहीं चाहिए, खुद ही छोड़ रहे हैं शेयर सी के। तो लॉ बोलता है लॉक इन पीरियड खत्म हो गया बट अभी भी आपका सनसेट क्लॉज ऑपरेट नहीं किया, टाइम बेस्ड, मतलब अभी भी सुपीरियर वोटिंग राइट है। अगर वो सेल कर देता है, जैसे सेल करेगा क्या होगा? लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद बेच तो सकते हैं, ये अब एसआर इक्विटी शेयर जो बी को मिलेंगे दे विल बिकम द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स, एंड वो किस में कन्वर्ट? इन द ऑर्डिनरी इक्विटी। देखिए लिखा एसआर इक्विटी शोल्डर as equity shares are sold by an SR equity shareholder who continues to hold such share after the lock-in, मतलब लॉक इन पीरियड फिर भी होल्ड कर रहा है, बट प्रायर टू द लैप्स ऑफ वैलिडिटी, मतलब अभी तक उसकी स्पेशल राइट्स वाली वैलिडिटी अभी लैप्स नहीं हुई है ऑफ सच एसआर इक्विटी शेयर, उससे पहले अगर सेल करता है आफ्टर द लॉक इन बट बिफोर द सनसेट क्लॉज ऑपरेट टाइम बेस्ड, तो उस केस में वो जैसे सेल करेगा ये एसआर इक्विटी शेयर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? इन द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। ये थे इवेंट बेस्ड सनसेट क्लॉज, एक तो टाइम बेस्ड था, एक आपका इवेंट बेस्ड। को सब कुछ रेगुलेशन 41A में दे रखा है। रेगुलेशन 41 में सारी बातें दे रखी है रिलेटिंग टू एसआर इक्विटी शेयर की। एसआर इक्विटी शेयर पे सिर्फ स्पेशल राइट्स, वोटिंग राइट्स पे और किसी पे नहीं है, ठीक है। इनके मैक्सिमम वोटिंग राइट 74% हो सकते हैं। एसआर इक्विटी शेयर प्लस जो एसआर इक्विटी शोल्डर, ऑर्डिनरी इक्विटी शोल्डर सब मिला के 74 पर ज्यादा नहीं। कुछ चीजों में इनके वोटिंग रेट सेम होंगे एज द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, ठीक है। एंड एक टाइम बेस्ड सनसेट क्लॉज और एक इवेंट बेस्ड, ये सारे ये सब कुछ रेगुलेशन 41A में दे रखा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसआर इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो आपका एलओडीआर रेगुलेशन में थर्ड देखिए, that is in regulation 42 book closure and record date। बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड। अब बुक क्लोजर रिकॉर्ड डेट जो पढ़ते हैं, आपके बुक में जो लिखा हुआ एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा। इसमें पॉइंट पढ़ते हैं कि साहब मान लीजिए ये हमारी रिकॉर्ड डेट है या ये बुक क्लोजर की स्टार्टिंग डेट है, इससे कम से कम 7 दिन पहले, और 7 दिन में हम एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ द रिकॉर्ड डेट, हम स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करते हैं और पब्लिक को भी थ्रू न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना 7 दिन पहले। लेकिन अगर हम सब कुछ जो आपने लिखा हुआ बुक में उसमें छेड़ना नहीं, लास्ट में एक चीज और ऐड हो जाएगी। अगर राइट्स इशू ला रहे हैं, और आप जानते हैं बुक क्लोजर रिकॉर्ड कंसेप्ट बोनस इशू में आता है, राइट इशू में आता है, डिविडेंड में आता है, कई जगह आता है, ठीक है। अगर राइट इशू हम ला रहे हैं, उससे रिलेटेड हमने बुक क्लोजर रिकॉर्डेड किया या रिकॉर्डेड किया, तो उसमें 7 दिन के बजाय 3 दिन पहले, 3 days बिफोर द रिकॉर्डेड इंटीमेशन देनी टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड टू द पब्लिक। इस तरह 7 दिन का जो जनरल प्रोविजन वो चलेगा। जैसे अगर हम बोनस इशू ला रहे हैं या हम डिविडेंड ला रहे हैं, इंटरिम फाइनल सब में 7 दिन पहले इंटीमेशन देना है। लेकिन अगर राइट इशू वाला केस हो 7 दिन की जगह क्या हो जाएगा 3 days हो जाएगा। मतलब प्रोविजन में थोड़ा लास्ट में हमने एक लाइन ऐड कर दी है, ऊपर वाला प्रोविजन सेम चलेगा, 7 दिन खत्म नहीं हो गया, वो है। जैसे डिविडेंड है, बोनस इशू, 7 दिन पहले इंटीमेशन देना है। लेकिन राइट इशू में इंटीमेशन कितने दिन में? एटलीस्ट 3 days बिफोर द रिकॉर्ड डेट। एंड वो 3 days काउंट कैसे करना है? एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ जिस दिन हम इंटीमेशन दे रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को और जिस दिन आपकी रिकॉर्ड डेट है, उन दोनों डेट को एक्सक्लूड, उन्हें काउंट नहीं करना। उन दोनों डेट को हटा के बीच में कम से कम 3 दिन होने चाहिए। तो रादर देन 3 days इट इज 7 days, इट इज 3 days इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट इशू। बाकी सब केसेस में 7 days चलेगा जो पहले से चल रहा है। इट में देखिए इसका तो जो आपको बुक क्लोजर का रेगुलेशन 42 आपके बुक में वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें लास्ट में एक लाइन ऐड हो जाएगी, इट में भी नोटेड दैट, एक अलग पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। It may be noted that in the case of right issue, the listed entity shall give notice in advance of at least 3 working days, excluding the date of intimation and the record date. कम से 3 दिन पहले rather than 7 days to the stock exchange, ये चेंज है। तो कैसे अब in the case of record date in the context of right issue, अभी इंटीमेशन 7 दिन के बजाय 3 दिन पहले भी आप देते हैं। देखो 7 दिन पहले भी दे दो तो कोई वायलेशन नहीं है, एटलीस्ट 3 days हम बोल रहे हैं, लेकिन 3 दिन से भी काम चल जाएगा ओनली इन द राइट इशू। बाकी केस में बोनस, डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इंटरिम, उनमें 7 days का कंसेप्ट ही है। इधर ओके। तो ये आपके सारे चेंजेस जो एलओडीआर रेगुलेशन में थे, एंड
आपको मैंने बताया, इनके चैप्टर नंबर भी मैंने बता दिए थे, वो मैंने बता दिया। अब आपको जो मैं अमेंडमेंट, ये भी बेसिकली है एलओडीआर रेगुलेशन में ही, लेकिन इसका मैंने अपनी बुक में सेपरेट चैप्टर बना रखा है, और चैप्टर का नाम जानते हैं, एलओडीआर रेगुलेशन से रिलेटेड ही है, एक चैप्टर हमने अलग से बना रखा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मेरी बुक में जानते एक अलग से चैप्टर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, है ये बेसिकली एलओडीआर रेगुलेशन, लेकिन मैंने अलग से एक चैप्टर बना रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन अलग से, विच आर देन एलओडीआर रेगुलेशन बट रिलेटिंग कॉर्पोरेट, उसका एक अलग से आपको दे रखा है।